सभी व्यूअर्स का हमारा यूट्यूब चैनल लर्नडिप में स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के नए अध्याय जिसमें जानेंगे गांधी युग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को देखेंगे तथा उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिससे एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। तो आइए, इससे पहले हम लोगों ने 100 तक देख लिया था, आज हम लोग उससे आगे देखेंगे यानी 101 से देखेंगे। और उस कॉन्सेप्ट जिसमें से आज हम लोग मुख्यतः जो आएगा पाकिस्तान शब्द का जो प्रयोग हुआ उसमें से उसका विभाजन में किनका योगदान रहा, कौन सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया, उसके बाद रोलेक्ट एक्ट लाने का, उन सभी बिंदुओं पे हम लोग यहाँ पे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो 100 तक यानी कि 100 तक, हाँ 100 तक हम लोगों ने देख लिया था। इकबाल का नारा किसने दिया था, जिसमें हम लोगों ने चर्चा किया था। नेक्स्ट 101 से देखें, करा कि कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान लिखा था भारत के किस स्थान से संबंधित है। तो देखिए, जो इकबाल थे, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो वह पंक्ति को लिखे थे, वह आज़ादी के पहले की बात है। वह हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले तराना ए हिंद एक पोइट्री था, एक कविता था, वही जब वो लिख रहे थे तो उसी का प्रारंभिक बोल था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और वह सब जो प्रयोग किए थे उस समय किस स्थान से संबंधित था, वह पंजाब से। फिर आगे आप देखेंगे कि कवि इकबाल ही वैसे कवि थे, लेखक थे, जो जिन्होंने एक अलग प्रांत की बात की थी। खासकर वह जो प्रांत था पंजाब, सिंध, कश्मीर, बलूचिस्तान, यानी एक अलग प्रांत की बात की थी। तो उससे भी रिलेटेड एक प्रश्न आगे देखने को मिलेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सारे जहाँ से अच्छा लिखा हुआ शब्द पंजाब। और वह जो किनके द्वारा कहा गया था, वह कवि इकबाल के द्वारा। क्योंकि इससे पहले के प्रश्न में हम लोगों ने देखा था कि सारे जहाँ से अच्छा वह लिखा गया है किनके द्वारा, उसमें से ऑप्शन बहुत सारा था, तो एक इकबाल भी था, उस ऑप्शन का सही जवाब। नेक्स्ट 102 में देखेंगे, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आप देखिए, मुक्ति दिवस मनाया, याद करिए कि मुक्ति दिवस वो कब मनाया जाता है मुस्लिम लीग का। वो समय होता है 1939 ईस्वी, यानी यही 1939 ईस्वी 2 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग के द्वारा क्या किया जाता है, मुक्ति दिवस मनाया जाता है। इस मुक्ति दिवस का जो कारण रहता है, उन कारण को हम लोग समझेंगे। क्या होता है, 1937 ईस्वी में 11 प्रांतों में पहली बार चुनाव होता है। और आपको पता होगा कि इस चुनाव में कांग्रेस की बहुमत आती है, लगभग 6 में पूर्ण बहुमत आती है और बाकी में गठबंधन से सरकार बनती है। और इस समय क्या होता है, मुस्लिम लीग को एक भी प्रांत में क्या आती, सरकार नहीं बनती। अब आपके माइंड में प्रश्न रहा होगा, 11 प्रांतों में हुआ, 6 प्रांतों में बना, कुछ में गठबंधन बना, बाकी जो अन्य 2 प्रांत थे जैसे सिंध हो गया, पंजाब वाले क्षेत्र, ये जो प्रांत थे उसमें क्षेत्रीय पार्टी का क्या रहा, बोलबाला रहा। तो मात्र 6% से भी कम वोट क्या आया, यह आया मुस्लिम लीग को आया, जो पृथक निर्वाचन की बात की थी, जो अपने लिए अलग से निर्वाचन की मांग की थी। और हालांकि बाद में आप देखेंगे कि यह जो डर भय वो क्या किया, अलग से पाकिस्तान मांगने का जो बीजारोपण है यहीं से हुआ था। तो वो हालांकि यहाँ पर हम लोग जानेंगे। तो मुक्ति दिवस क्या होता है कि 11 प्रांतों में सरकार बनती है, 1937 का चुनाव में होता है। उसके बाद क्या हो जाता है, रिजल्ट आता है, चुनाव होता है, 11 प्रांतों में सरकार बनती है, उसमें से 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत, बाकी 2 प्रांतों में क्या होती है, बहुमत से सरकार बनती है, कांग्रेस की बनती है। वह भी प्रश्न देखने को मिलता है कि भारत 1937 के चुनाव में कांग्रेस के कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत हुई। तो बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी, वह 6 थी प्रांत, और टोटल 11 प्रांत था, बाकी 2 में जो था सहयोग से गठबंधन से बना था। तो उसमें क्या होता है कि कांग्रेस, इसमें क्या होता है, फिर स्थिति यह होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। और द्वितीय विश्व युद्ध में है जो ब्रिटेन है, यानी कि अंग्रेज जो क्या होते हैं, भारतीयों से बिना पूछे हुए द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर देते हैं। इस बात को लेकर कांग्रेस तथा अन्य जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको इसको लेकर क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। और इस बात को लेकर वो गुस्सा हो जाते हैं, इस बात को लेकर वो विरोध करते हैं। और इसी विरोध में क्या होता है, 1939 ईस्वी में इस बात को लेकर कि बिना किसी से राय और मशवरा लिए हुए जो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने का ऐलान किया जाता है, इसके कारण कांग्रेस इस्तीफा दे देती है, वह 1939 ईस्वी में। और आपको एक बात और होगा कि इस्तीफा के बाद वो क्या होती है, वो खासकर उस समय जो कांग्रेस होती है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, वह केंद्रीय परिषद सरकार बनाने की बात करती है। इस बात को बिल्कुल वो अनसुना कर देता है, बिल्कुल उसको समर्थन देने को तैयार नहीं होता। तो मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों को अपना समर्थन देने का वादा किया था। और इस चीज़ को लेकर क्या होता है, जैसे ही ये बात होता है, कांग्रेस नाराज होता है, इस्तीफा देता है, और टोटल जो 11 प्रांत था वो सभी प्रांतों में इस्तीफा दे दिया जाता है। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जैसे ही इस्तीफा होता है, इसको लेकर मुस्लिम लीग तो पहले से ही नाराज थे। सोचिए, वह पृथक निर्वाचन की बात किया, अपने लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कराया, जो मुस्लिम का प्रतिनिधित्व के रूप में अपने आप को रखा, अपने आप को पार्टी रखा हुआ, भारत के एक भी प्रांत में बहुमत मात्र 6%, जिसके कारण वह भी अंदर से दुखी था, वह भी, उसको डर अंदर से भी लगने लगा था। जो आप देखिए ना, आगे आने वाला दिन में जो बीजारोपण यहीं से हो जाएगा, पाकिस्तान शब्द का एक अलग राज्य मांगने की जो है मनोभावना यहीं से उत्पन्न हो जाएगी।
और कुछ ऐसा कार्य हुआ क्योंकि तिरंगा औरंगा भी इस समय फहराया जाता है। तो ये होता है कि क्या होने के बाद, यानी कि कांग्रेस के द्वारा इस्तीफा देने के बाद जो होता है, मुस्लिम लीग और अंग्रेज, मुस्लिम लीग तो अंग्रेज का समर्थन करते हैं, वो इस बात को लेकर खुशी होते हैं। और जिस समय लॉर्ड लिथुओ होता है, भारत का वायसराय होता है, तो लिथुओ ने कांग्रेस की मांगों को तो अस्वीकार कर ही दिया। उसके बाद 2 दिसंबर 1939 ईस्वी को क्या किया गया, अपील किया गया, जिसमें वायसराय लॉर्ड लिथुओ और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों इस्तीफे से खुश थे। और इस इस्तीफा से दोनों क्या थे, काफ़ी खुश थे। और वही 2 दिसंबर को एक अपील किया गया भारतीय मुसलमानों से, क्या किया गया कि 22 दिसंबर को कांग्रेस मतलब कांग्रेस है जो कांग्रेस से मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। कौन, तो ये मुक्ति दिवस कांग्रेस से मुक्ति दिवस के रूप में, तो वही 1939 हो जाएगा। तो हम लोगों ने कड़ी को समझा किस कारण हुआ। और आपको बता दें कि जिन्ना और अंबेडकर ने संयुक्त रूप से इस बॉम्बे के भिंडी बाजार में क्या किया था, ऑफ डिलीवरेंस मुक्ति दिवस में भाग लिया था, जहां पे दोनों ने कांग्रेस पार्टी के उग्र आलोचना की व्यक्त की थी। और आपको आगे बता दें कि जस्टिस पार्टी भी क्या किया था, अपने पार्टी और सभी द्रविड़ को 22 दिसंबर को बड़े बड़े पैमाने पर कांग्रेस के खतरे से देश को छुटकारा दिलाने के लिए क्या किया था, मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था। तो इस कारण ये प्रश्न पूछा गया और इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट देखेंगे 103 में 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या क्या थी। हम लोगों ने चर्चा किया कि 1937 में जो चुनाव होता है वह 11 प्रांतों में चुनाव होता है। उस 11 प्रांतों में है जो क्या होती है, सरकार को, यानी कांग्रेस को 6 में बहुमत प्राप्त होता। अब हम लोग जानेंगे कि वह 6 कौन कौन सा है, जिसमें से मद्रास, उड़ीसा, बिहार, ये तो 6 3 राज्य इधर हो गया। फिर मध्य प्रांत में खासकर उस समय एमपी और बरार के क्षेत्र आते थे। उसके बाद संयुक्त प्रांत तो हो गया, तेंदु 5 और एक रहा था बम्बई में, जिसमें 175 में से 86 सीट ये हासिल हुआ था। तो इस तरह से 1937 के चुनाव में वो 6 राज्यों में बहुमत प्राप्त की थी पंजाब। अब टोटल 11 प्रांतों में चुनाव हुआ था, जिसमें से जो है मुस्लिम लीग यानी कि उसे एक भी क्या हो गए जगह पर सरकार नहीं बन पाया, मात्र मतलब बोलिए 6% वोट ही प्राप्त हो पाया था। ये था स्थिति उस समय मुस्लिम लीग का। नेक्स्ट देखेंगे 104 में कह रहा है कि भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो पाकिस्तान शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था वह किया गया था चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। यहाँ पे शब्दों का प्रयोग पूछ रहा है। हालांकि हमने चर्चा किया था इकबाल के बारे में भी कि जो इकबाल था वो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने एक बार कहा था कि सिंध बलूचिस्तान पंजाब हुआ अफगान से मिलकर एक नया राष्ट्र बनाने की बात कही थी, लेकिन शब्द का वो नहीं गढ़े थे। वो चौधरी रहमत अली जो 1933 ईस्वी में कैम्ब्रिज के छात्र थे, उन्होंने पंजाब, सिंध और कश्मीर तथा बलूचिस्तान के लोगों के लिए एक अलग पाकिस्तान शब्द का नाम गढ़ा। और अन्य भी है, जैसे मोहम्मद इकबाल तो चर्चा हो ही गई कि सारे जहाँ से इच्छा हिंदुस्तान हमारा जो पंक्ति है इन्हीं के द्वारा सबसे पहले कहा गया था। वो तराना ये क्या था, एक तराना ये हिंद कर जब वो एक लिख रहे थे कविता, उसी में उसका कविता का जो पहला वाक्य था, पहला वक्तव्य यही था। तो वह पंजाब के लिए उस समय यूज किए थे आगा खां, जो आप आगे देखेंगे किस तरह से मुस्लिम लीग जो बनता है उसमें आगा खां का इंपॉर्टेंस भी होता है। मोहम्मद अली आगा खां का मोहम्मद अली जिन्ना जो देखेंगे बाद में किस तरह से पाकिस्तान शब्द को मांग के लिए, अलग प्रांत की मांग के लिए उसका नेतृत्व करता और आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट देखेंगे 105 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 के लाहौर अधिवेशन, जिसमें से कांग्रेसियों ने पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया, किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न कह रहा है कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प हुआ। तो देखिए 1929 का जो अधिवेशन होता है वह लाहौर में होता है। ये बात तो आपको क्लियर होना चाहिए कि वह कहाँ होता है, वह लाहौर में होता है, और जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। और इसी में पूर्ण स्वराज की घोषणा तैयार किया जाता है। और पूर्ण स्वराज को क्या किया जाता है, कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य इसमें घोषित किया जाता है। किसमें, 1929 का लाहौर अधिवेशन जो लाहौर में होता है। और खासकर लाहौर अधिवेशन में पास किए गए जो प्रस्ताव थे उसमें कहा गया था गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करने की बात हुई थी, पूर्ण स्वराज की तो मांग हुई थी। तो क्या होता है, वह 1929 के लाहौर में आपको जितने भी पता होगा कि जो वार्षिक अधिवेशन मुख्यतः जो हो रही थी वो दिसंबर में हो रहा था कांग्रेस का अधिवेशन। वही ये भी होता है, नेतृत्व कौन करते हैं, नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता। और इसमें से आपको बता दें कि इसी दिन क्या हो जाता है कि 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि के दिन इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी रावी नदी के तट पर लगाया जाता तथा यह आह्वान किया जाता है कि जो 26 जनवरी को होगा पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और यह आह्वान करने के बाद बहुत सारे क्षेत्रों में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तिरंगा भी फहराया और स्वतंत्रता आंदोलन भी मनाया। आगे आप देखेंगे कि किस तरह से गणतंत्र दिवस के रूप में आखिर में 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया। उसके पीछे यह भी एक रीजन होता है
कि जो 1929 ईस्वी का लाहौर का जो अधिवेशन होता है उसमें से जब वहाँ पर प्रस्ताव पास होता है तो उसमें जो एक तरह से आह्वान किया जाता है 26 जनवरी को, और उसमें मनाया भी जाता है बहुत सारे क्षेत्रों में, उसी को लेकर उस 26 जनवरी को क्या किया गया, अपनाया गया गणतंत्र दिवस। नेक्स्ट देखेंगे 106 में 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए 1946 में अंतरिम सरकार, अब क्या हो जाता है आपको पता होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद काफ़ी तीव्र होता है, उसके बाद साइमन कमीशन को भेजा जाता है भारत को तुरंत और त्वरित सत्ता को हस्तांतरण करने के लिए भेजा जाता है, जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन साथ में वो रहते हैं, उसके अध्यक्ष रहते हैं, तो उन्हीं के अध्यक्षता में माउंटबेटन योजना भेजा जाता है और जो फिर क्या करता है, भारत को आज़ादी दिलाता है। तो क्या होता है, इस चीज़ को समझिए कि एक अंतरिम सरकार को अंतरिम या अस्थायी सरकार के रूप में भी जाना जाता है। इसका गठन नई सरकार को चुने जाने तक देश के अंतरिम और बाहरी मामलों की देखभाल के लिए किया गया था। अंतरिम सरकार का वही करा अंतरिम सरकार में, क्योंकि जब तक अंतरिम क्या हो जाए, अंतरिम तथा बाहरी मसलों का देखभाल के लिए किया जाए, क्योंकि जब तक सरकार का क्या हो जाए, गठन ना हो जाए, नई सरकार ना चुना जाए, उसके लिए आप देखेंगे 1952 में लोकसभा का चुनाव होता है, फिर संविधान सभा का तैयार होने में भी समय लगता है, तब तक उस चीज़ को संभालने के लिए क्या किया गया, ये अंतरिम सरकार का गठन किया। उस अंतरिम सरकार के गठन में बहुत सारे विभाग थे जो रखा गया, खासकर भारतीयों को शामिल किया गया। उसमें आप देखेंगे कि खाद्य एवं कृषि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया और रक्षा विभाग दिया गया था। इन्हें देखिए नाम ध्यान में नहीं है, कौन से थे, बलदेव सिंह थे, बलदेव सिंह को रक्षा विभाग दिया गया। विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल संबंध ये जवाहरलाल नेहरू को दिया गया। तो वही पूछ रहा है कि राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग दिया गया था, वह खाद्य एवं कृषि। तो हम लोगों ने जाना कि अंतरिम सरकार क्यों बनाया गया, क्या कारण था, तो हम लोगों ने दोनों चीज़ को समझा कि अंतरिम सरकार वही एक अस्थायी सरकार के रूप में भी जाना गया, जो सरकार के चुने जाने तक देश के अंतरिम और बाहरी मामलों को देखरेख के लिए यह सरकार का गठन किया गया था। हालांकि अस्थायी तौर पर ही था, लेकिन 1907 में देखिए, वर्ष 1939 ईस्वी में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। अब यह भी प्रश्न अच्छा है, क्या 1939 ईस्वी में कांग्रेस, अब बताइए कि उस समय क्यों छोड़ते हैं सुभाष चंद्र बोस। याद करिए 1939 ईस्वी में क्या होता है, त्रिपुरा अधिवेशन होता है, और वह त्रिपुरा अधिवेशन कहाँ होता है, याद करिए, वह जबलपुर मध्य प्रदेश में होता है। क्योंकि त्रिपुरा अधिवेशन में क्या होता है, उसमें चाहते हैं सुभाष चंद्र बोस की कोई एक ऐसा व्यक्ति क्या बने, अध्यक्ष बने, जो अपने संकल्प पर दृढ़ संकल्प हो, जो अपने बातों पे दृढ़ संकल्प हो, किसी के आगे ना झुके, यानी कि वह क्या हो, झुकने वाला प्रवृत्ति वाले व्यक्ति नहीं हो और बातों पे अडिग रहे, एक दृढ़ विश्वास, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति को वह बनाना चाह रहे थे अध्यक्ष। और इसी बीच में क्या हो जाता है कि गांधी जी उधर सीतारमैया को बनाना चाह रहे हैं, खासकर उसमें सीतारमैया को वो चाह रहे हैं बनाने के लिए अध्यक्ष, और इधर चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि 38 में भी चंद्रशेखर आजाद रहते हैं। 38 में क्या होता है, जो 38 का जो अधिवेशन होता है वह होता है कहाँ, वह होता है हरिपुरा में होता है, जो गुजरात में रहता है। तो उसके कारण 1939 वाला वो चाहते हैं कि ऐसा अध्यक्ष बने, तो कोई आगे नहीं आता है, तो खुद सुभाष चंद्र बोस आते आगे। फिर पहली बार कई वर्षों के बाद, मतलब कहिए कि कई वर्षों के बाद वोटिंग से यह निर्णय लिया जाता है, क्योंकि दो तरफ हो गया था, गांधी जी चाह रहे थे सीतारमैया को बनाना, इधर सुभाष चंद्र बोस चाह रहे थे बनने के लिए, खुद बनना चाह रहे थे, तो वोटिंग होता, अंततः सुभाष चंद्र बोस ही जीतते हैं। और फिर यहाँ पर क्या हो जाता है, फिर गांधी जी नाराज़ हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, वो बोल देते हैं कि सीतारमैया की हार मेरी हार है ना, तो इसको लेकर वो दुखी हो जाते हैं और फिर छोड़ने की भी बात कर देते हैं। उसके साथ साथ में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो होते हैं और भी 10-11 सदस्य छोड़ने की बात आती है। इसको लेकर फिर क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस गांधी जी का मान रखते हुए, बात रखते हुए वो क्या करते हैं, अपने पद से इस्तीफा देते हैं, फिर अंततः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। तो ये कहानी होता है, और उसी के बाद से वो पार्टी को छोड़ते हैं और फिर जो बनाते हैं वह पार्टी जो बनकर तैयार होता है 1939 ईस्वी में, आज़ाद हिंद फौज, है ना। तो ये अब ध्यान में रखेंगे कि ऑप्शन में इंडियन फ्रीडम पार्टी भी है, रेवोल्यूशनरी फ्रंटर पार्टी भी है, और कौन सा है, और फॉरवर्ड ब्लॉक भी है। तो इसमें से ध्यान रखेंगे, जो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा, कौन हो जाएगा, आज़ाद हिंद फौज तो बाद में हुआ था ना, 1939 की बात है ना, तो वह हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना उसके बाद किए थे कौन, ये सुभाष चंद्र बोस। हाँ, आज़ाद हिंद फौज की भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन वो वक्त होता है जब वो सिंगापुर से कहाँ आते, सिंगापुर आते हैं, जो जापान के नियंत्रण में उस समय सिंगापुर होता है, वहाँ पर आते हैं, फिर वो स्थापना करते हैं आज़ाद हिंद फौज का, जिसमें क्या होता है, उसमें खासकर जो जापानी होते हैं, जो ब्रिटेन युद्ध में भारतीय सैनिक पकड़ाते हैं, जो जापानी उसको कैद करते हैं, उन कैदियों के द्वारा उनमें भर्ती किया जाता है। तो आगे जानेंगे कि इन्हें एक और अन्य नाम से भी जाना जाएगा, प्री इंडियन लीजन, वो आज़ाद हिंद फौज को, चर्चा आगे होगी। नेक्स्ट देख लीजिए 108 में करा है कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी। वर्ष 1946, अभी हम लोग चर्चा किए कि 1946 में अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता, यानी अंतिम सरकार कहिए,
उसके बाद अंतरिम अस्थायी सरकार जो भी कही है, तो इसका गठन मुख्यतः क्या हो जाता है, नई सरकार को चुने जाने तक देश के आंतरिक और बाहरी मामलों की देखभाल करने के लिए इस अंतरिम या अस्थायी सरकार का गठन किया गया था, जिसमें से हम लोगों ने जाना था कि जिसमें से कृषि एवं अन्य विभाग किसको दिया गया था, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था, रक्षा बलदेव सिंह थे, विदेशी मामलों राष्ट्र मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता कौन किए थे, 1946 के। तो आपको पता होगा जो अंतिम कैबिनेट की जो अध्यक्षता हुई थी, तो आपको पता होगा कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक भी होती है। उसके बाद प्रथम बैठक में तो सच्चिदानंद अवस्थाई रहते हैं, लेकिन द्वितीय बैठक 11 दिसंबर को होती है, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर अंतरिम वो संविधान सभा का था, लेकिन यहाँ अंतरिम को बोला तो वह जवाहरलाल नेहरू होंगे। ऐसा नहीं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप मार दें। तो प्रश्न को समझिए, अंतिम कैबिनेट है, उस कैबिनेट की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ही थे, वो जो अस्थायी और जब तक सरकार क्या हो जाए, यानी कि कहने का मतलब नई सरकार ना चुना जाए तब तक के लिए बनाया गया था ये। नेक्स्ट देखिएगा, किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था, यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब आइए हम लोग जानते हैं चटगांव वाला जो हुआ था कांड, उसके बारे में देखिए जानते हैं। ये चटगांव शस्त्रागार जो हुआ था वह हुआ था 1930 ईस्वी में। अब प्रश्न उठता है कि 1930 में कौन सा मंथ में हुआ था, तो वह घटना हुआ था 18 अप्रैल को। देखिए क्या होता है कि सूर्यसेन के नेतृत्व में क्या किया जाता है, चटगांव शस्त्रागार का छापा डालने और उसे लूटने का योजना बनाया जाता है। खासकर क्या होता है कि उस समय जो ये मतलब बहुत सारे जो संगठन थे, हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे क्रांतिकारी संगठन थे जो क्या होते थे, जो ब्रिटिशर्स को सशस्त्र के माध्यम से क्या चाह रहे थे, भारत से निकालना चाह रहे थे। उनमें से एक सशस्त्र माध्यम से अंग्रेजों को निकालने में से एक था सूर्यसेन के नेतृत्व में जो यह क्या किया गया, सैनिक तैयार किया गया। और जो क्या था, वही चटगांव जो शस्त्रागार, अभी तो वो बांग्लादेश में, वहाँ पर शस्त्रागार को लूटने का था और उस लूटे हुए धन से आगे की रणनीति तय करना तथा आगे के लिए क्या करना, शस्त्रों को यूज करना, ताकि वो क्या कर सके, अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी जंग छेड़ सके। इनके उद्देश्य से वो क्या चाह रहे थे, चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारने, उसको चटगांव विद्रोह के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ, उसे लूटने के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा एक शस्त्रागार था। तो क्या होता है, अब आइए थोड़ा समझते हैं कि सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव के दो मुख्य शस्त्रागार लूटने, उसमें से मुख्यतः जो योजना था उसमें कि टेलीग्राफ, टेलीफोन, ये सब कार्यालय को नष्ट करने का वह था, क्योंकि ये सबसे संपर्क तोड़ दिया जाए ताकि वो क्या कर सकें, अपने हेड ऑफिस से कांटेक्ट नहीं कर सकें, यानी उनका संवाद रुक सके। नहीं तो अगर संवाद होगा तो क्या हो जाएंगे, वो कामयाब नहीं हो पाएंगे लूटने में। तो सूर्यसेन वही मास्टर रूप से जो सूर्यसेन ही होते हैं। अचानक रात, मतलब कहिए कि जो होता है, यह प्लानिंग बनता है 18 अप्रैल 1930 को रात 10 बजे। क्या होता है, इसके बाद सूर्यसेन क्या होते हैं, शस्त्रागारों के लूटने का ऐलान करते हैं और इसी तरीके से 18 अप्रैल की रात में सभी एक जगह सैनिक के भेष में एकत्र हो जाते हैं। कहाँ, चटगांव शस्त्रागार में। फिर दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, उनमें से एक पुलिस के भेष में होता है और दूसरा सैन्य शस्त्रागार को लूटना चाहता है। इस तरह से होता है। उसके बाद शस्त्रागार को क्या होते हैं, वो लोग धावा बोलते हैं और उस दरमियान में जो भी उनके विरोध में आता है वो उसे गोलियों से छन्नी छन्नी गोली मार देते हैं, यानी किसी भी तरह का समझौता नहीं कर रहे थे वो। और वैसा ही होता, पहले तो वो रेल लाइनों को, कनेक्शन को वो तोड़फोड़ कर देते, टेलीग्राफ जो टेलीग्राम था उसे भी नष्ट ध्वस्त कर देते हैं ताकि संवाद रुक सके। इन सभी करने के बाद वह शस्त्रागार में घुसते हैं और वहाँ से गोला बारूद काफ़ी मात्रा में वो धन को एकत्रित करते हैं, धन को भी लूटते हैं। शस्त्रागार लूटने के बाद सारे क्रांतिकारी एक क्या करते हैं, लूटने के बाद वो वहीं के बगल होता है, चटगांव के बगल में जलालपुर पहाड़ियों में आश्रय ले लेते हैं। अब क्या होता है, 2 से 4 दिन बाद जैसे ही ये पता चलता है हेड क्वार्टर को, तब वहाँ से सैनिक आता है और 22 अप्रैल को अंग्रेजों ने उस पहाड़ी, जो जलालपुर पहाड़ी था, जलालाबाद पहाड़ी चटगांव के तहत में, जो लूटने के बाद सूर्यसेन के नेतृत्व में, क्या सूर्यसेन के साथ और थे, तो लूटने के बाद वो पहाड़ी में छिप जाते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, दोनों के बीच आते हैं, छेक लेते हैं पहाड़ियों पर। उसमें से काफ़ी मतलब हमला होता है जिसमें 22 क्रांतिकारी और 220 ब्रिटिश सैनिक भी मारे जाते हैं। लेकिन सूर्यसेन और अन्य समेत जो मुख्य उनके साथी होते हैं वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। फिर क्या होता है, सूर्यसेन, उसके बाद क्या होता है कि सूर्यसेन इसी तरह छुपते हुए, अंग्रेज़ों के आंखों से बचते हुए वो निकलते हैं। और एक वक्त क्या होता है कि एक ज़मींदार के यहाँ 1933 ईस्वी में वो रह रहे होते हैं और उस समय ऐलान किया हुआ होता है अंग्रेज़ों के द्वारा उन पर इनामी राशि, और उन इनामी राशि के लोभ में आकर एक ज़मींदार उनके छुपे होने की सूचना दे देता है और 10 सर का होता है। और सूचना देने के बाद जैसे क्रांतिकारियों को पता चलता है, वह इनाम लेने से पहले, शायद उसका जो नाम था नेत्रसेन था, उस नेत्रसेन की हत्या कर दी जाती क्रांतिकारियों के द्वारा, क्योंकि विश्वासघात किया था किनके साथ, सूर्यसेन के साथ। हालांकि सूर्यसेन को तो फिर पकड़ ही लिया जाता है। वही फिर 12 जनवरी 1934 ईस्वी को
एक और थे तारेश्वर दस्तीदार के साथ सूरसेन को फांसी दे दिया जाता है। तो ये था कहानी चटगांव शस्त्रागार में, जिसमें एक शस्त्रागार को लूटने की योजना बनाई जाती है। वह घटना होता है 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को। तो ध्यान में रखिएगा। तो वही है कि वो आयोजित करने के लिए जो किसने प्रसिद्ध थे, वह सूरसेन प्रसिद्ध थे। सूरसेन के साथ में और अन्य भी थे, लेकिन सूरसेन वह इम्पोर्टेंट रोल अदा किए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कहाँ तक थे सूरसेन। नेक्स्ट 110 में देखिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। अब देखिए हंटर आयोग की जो नियुक्ति की गई थी वह किसके लिए की गई थी? काल कोठरी घटना के बाद की गई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी, 1857 के विद्रोह के बाद की गई थी, बंगाल के विभाजन के बाद की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो देखिए आपको माइंड में प्रश्न उठा होगा कि हंटर आयोग एक वो भी हंटर आयोग था जो लॉर्ड रिपन के समय में क्या किया गया था। उस समय जब लॉर्ड रिपन वायसराय होता है तो एक क्या जाता था, हंटर आयोग का गठन किया था 1882 में, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से वो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर जोर देता है। क्योंकि उससे पहले जो बिट डिस्पैच होता है तो बिट डिस्पैच की जाँच के लिए ही, उसकी समीक्षा के लिए ही नियुक्त किया जाता हंटर आयोग, वो अलग था। लेकिन ये हंटर आयोग ऑप्शन में काल कोठरी, जलियांवाला, 1857, देखिए यहाँ पर शिक्षा को लेकर बात नहीं किया गया। तो ये हंटर आयोग दूसरा था। ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उसकी जांच के लिए। आपको पता हुआ जलियांवाला बाग एक क्या था, निरसंहार हत्याकांड था, जो काफ़ी ही दिल दहला देने वाला कांड था, जिसमें मतलब कहा जाता 10 मिनट तक कितना राउंड, लगभग 1602 राउंड की गोलियां चलाई गई थी। इतना मतलब कई लोग मारे गए थे, हज़ारों लोग। हालांकि ऑफिशियली तो 304 और 264 दो जगह व्यक्त है, लेकिन इससे ज़्यादा लोग, कहीं 2 से 3 हज़ार लोग मारे गए थे और 2000 लोग घायल हुए थे। तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें एक जलियांवाला बाग होता है, चारों ओर बड़े बड़े क्या होते हैं, घर होते हैं, और जाने का एक संकीर्ण रास्ता होता है। इसके कारण लोग भाग भी नहीं पाते हैं। वो काफ़ी प्रसिद्ध घटना है, जिसकी चर्चा हम लोग पहले के 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता। और इस हत्याकांड के बाद जो होता है, लोगों में काफ़ी आक्रोश होता है, आगजनी, लोगों को आगजनी प्रदर्शन ये सभी करने लगते हैं। इसी को शांत करने के लिए क्या किया जाता, एक आयोग का गठन किया जाता। और इस आयोग का गठन सिर्फ एक तरह से निपापोती करने का एक तरह से ये विचार था। क्योंकि इस हंटर आयोग का जो गठन किया जाता वह वही 1919 की घटना के बाद किया जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जिसमें से क्या किया जाता है, हंटर जो था ये माइकल डायर था, उस माइकल डायर को क्या कहा जाता है, निर्दोष बताया जाता है। और उसमें हालांकि ब्रिटिश के समाचार पत्रों में तो उसे ब्रिटेन का शेर भी कहकर संबोधन किया जाता है, वहाँ की संसद में उसे ब्रिटेन का रक्षक कहकर समर्थन किया जाता है। इस तरह से हुआ। और फिर वहाँ का जो ये कौन था, ये था जो वायसराय था मॉन्टेग्यू, उस समय वह भी सॉरी सचिव जो था, भारत सचिव उस समय था, वह कह रहा था कि उस समय जो भी ये माइकल डायर को उचित लगा, उन्होंने अपने उस मतलब वो जो उन्हें उचित लगा वो किए, वो सही है। इस तरह से करने के बाद काफ़ी था। फिर कांग्रेस क्या करती है, उसके विरुद्ध में एक क्या करती है, एक कमेटी का गठन करती है। और उस कमेटी का जो गठन करती है उसके हेड कौन होते हैं, मदन मोहन मालवीय होते हैं। उन्हीं के नेतृत्व में एक कांग्रेस भी क्या करती, समिति गठन करती। कांग्रेस का भी मांग रहता है कि वह क्या किया जाए, उसके लिए उसे दंडित किया जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं कि सिर्फ क्या होता, बोला जाता है कि उसे पदोन्नति भी कर दिया गया था, लेकिन उसे भारत से हटाकर ब्रिटेन भेज दिया गया था। तो ये था हंटर आयोग, जिस हंटर आयोग का जिसका फिर बाद में देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर और जनरल ओ डायर दो व्यक्ति थे। जनरल डायर थे, जनरल बो डायर वो सपोर्ट किए थे, उसके वकालत किए थे। जो कमेटी था उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तो जनरल डायर को मारने के लिए जाता है उधम सिंह, लेकिन जनरल डायर तो पहले ही मर जाता। फिर आप देखेंगे 1940 ईस्वी में जनरल ओ डायर को उधम सिंह के द्वारा गोलियों से मारा जाता है। उसके बाद वो गिरफ्तारी देते हैं। ये कहानी था। तो वही जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इस हंटर आयोग का गठन किया गया था, जिस हंटर आयोग ने क्या किया, जनरल डायर को दोषी करार देने के बजाय वो उसे क्या उसे पदोन्नति दिया। नेक्स्ट 111 में देखिए भारत का विभाजन का बाल्कन उपज क्या था। देखिए भारत का विभाजन का बाल्कन उपज क्या है, प्रश्न काफ़ी अच्छा है। क्या होता है कि आपको पता होगा कि भारत के विभाजन के लिए क्या किया गया था, 1946 ईस्वी में माउंटबेटन योजना भेजा गया था। और इसी माउंटबेटन योजना के तहत भारत आज़ाद भी होता है। इसमें क्या होता है, माउंटबेटन योजना जो आज़ादी से पहले बात है, माउंटबेटन का देखिए ना बाल्कन, मतलब 15 से 16 अप्रैल की बात है 1947 ईस्वी को। उसमें क्या होता है कि एक मतलब पर्सनली रूप से, व्यक्तिगत रूप से वह लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा एक प्रस्ताव रखा जाता है। और उस प्रस्ताव में कहा जाता है कि भारत या पाकिस्तान को दो राज्य बनाने से पहले क्या हो, बनाने से पहले कि जितने भी संघ हैं, जितने भी प्रांत हैं, वो क्या हो, पहले स्वतंत्र उत्तराधिकारी राज्य बने। ये उपज था कि पहले वो स्वतंत्र उत्तराधिकारी राज्य बने। लेकिन हालांकि इसको माना नहीं जाता है। इसको क्या किया जाता है,
इसको खारिज कर दिया जाता है। तो यही जो था कि दो राज्य बनने से पहले भारत और पाकिस्तान के दो राज्यों की बजाय पहले वो जो भी हैं भारतीय संघ है वो पहले स्वतंत्र उत्तराधिकारी बने। यही था, ये था खुद लॉर्ड माउंटबेटन का मस्तिष्क का उपज था, जिसे बाल्कन उपज के रूप में भी जाना जाता है। तो प्रश्न है, आगे पढ़ने को मिल सकता है, एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। 112 में देखिए, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो कह रहा है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वरीय प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसने भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित का लाभ उठाने का? वो थे सुभाष चंद्र बोस। अब ऐसा क्यों कहा गया कि जर्मनी और ब्रिटेन के बीच? क्योंकि उस समय युद्ध चल रहा होता है, द्वितीय विश्व युद्ध, आपको पता होगा। तो उस समय जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होता है, तो इधर एक तरफ क्या रहता है, एक तरफ ब्रिटेन रहता है और अपोजिट में जापान रहता है, जर्मनी और जर्मनी भी रहता है। तो ये क्या होता है, उसी का फ़ायदा उठाते हुए आपको पता होगा कि क्या होते हैं कि वह पनडुब्बियों के द्वारा क्या होता है, जो जापान के नियंत्रण में सिंगापुर होता है, वहाँ पे सिंगापुर में पहुँचते हैं कौन? सुभाष चंद्र बोस। वह पहुँचते हैं 1943 ईस्वी को, और फिर 1943 ईस्वी को पहुँचते हैं। फिर 6 जुलाई 1943 ईस्वी को रेडियो पे एक भाषण भी देते हैं कि हमें हाथ पे हाथ धरकर बैठने से आज़ादी नहीं मिलेगी। इसके लिए क्या करना होगा? उन्होंने बोला कि इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि अंग्रेज़ों को अंदर और मतलब ये भारत में अंदर या बाहर रहकर उनके विरुद्ध क्या करना होगा? नेतृत्व, उनके विरुद्ध मतलब जो भी कहिए कि वो नेतृत्व करना पड़ेगा या उनके विरुद्ध युद्ध करना पड़ेगा, तभी हम आज़ाद हो सकते हैं। उसके बाद इस भाषण से सुनकर आपको पता होगा कि जो रास बिहारी बोस, जिनके हाथ में आज़ाद हिंद फौज का कमान रहता, वो 43 वर्ष की अवस्था में सुभाष चंद्र बोस को सौंप देते हैं वही सिंगापुर में। और उसके बाद फिर देखेंगे सिंगापुर में वो क्या करते हैं, आज़ाद हिंद फौज का गठन करते हैं। गठन तो हो ही रहता है, लेकिन फिर उस एक अलग तरीके से नेतृत्व हो जाता है। वास्तविक रूप से जो गठन वहीं पे माना जाता है, क्योंकि वहाँ के बाद जो हुआ वह उसका क्या हुआ, वास्तविक रूप से उभर कर आज़ाद हिंद फौज आया। उससे पहले हालांकि रास बिहारी बोस के बाद फिर और 2 व्यक्ति थे कि जो फिर जर्मनी से अनबन होने के कारण उन्हें जेल भेज दिया गया था, तो वो कहानी अलग था। तो ये देखेंगे। तो उसके बाद क्या होता था, उसी बीच उस समय क्या हो जाता है कि वह फिर यहाँ पर वहीं पर सिंगापुर में जब वो संबोधन कर रहे होते हैं आज़ाद हिंद फौज का, तो दिल्ली चलो का नारा भी देते हैं। उसके बाद उसमें से उन सैनिकों को भर्ती किया जाता है आज़ाद हिंद फौज में जो क्या होते हैं, जापान के द्वारा क्या कहते हैं, ब्रिटेन के कैदी, जो ब्रिटेन के जो होते हैं सैनिक होते हैं, जो कैद किए जाते हैं युद्ध के दरमियान में, वो भारतीय सैनिक होते हैं। वही भारतीय सैनिक को इस फौज में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है, और वो बनता है आज़ाद हिंद फौज। और बाद में वही जानेंगे फ्री इंडियन लीजन, इसीलिए उसको फ्री इंडियन लीजन भी कहा जाता है, क्योंकि जो पकड़ाए थे युद्ध में जापान के द्वारा, उन्हीं को फ्री कर कर उस युद्ध में भर्ती किया गया था। तो ये था कहानी, जिससे 2 प्रश्न यहाँ से भी बन रहे हैं। तो देखिएगा, तो वह क्या करते हैं, उसके बाद फिर आप देखे होंगे कि जापान की सहायता से वो क्या करते हैं, जो भारत के पूर्वी क्षेत्र बर्मा हो गया, इन सभी क्षेत्रों पर वो क्या करते हैं, जापान के सहयोग से वहाँ पर वो युद्ध करते हैं, और इसमें कुछ क्षेत्र जीतने में कामयाब भी हो जाते हैं। और उसके बाद फिर जैसे ही वो युद्ध कर ही रहे होते हैं, उधर जर्मनी क्या हो जाता है, हाँ, वो जर्मनी की हार होती है, घुटने टेक देने पड़ते हैं, और फिर इधर से फिर जो जापानी सेना थी वह भी क्या होती है, पीछे हटना स्टार्ट कर देती है। तो ये था कहानी। तो वही करा, उस स्थिति को लाभ उठाकर उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, लाभ उठाने का मौका भी मिला, लाभ भी उठाया, हालांकि बाद में पीछे हटे। तो ये था कहानी आज़ाद हिंद फौज का। फिर देखिए करा है कि किसने कहा था, मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सीध होगा? तो वो कौन कहे थे, वो कहे थे बाल गंगाधर लाला लाजपत राय। याद करिए, लाला लाजपत राय कौन थे? लाला लाजपत राय वही व्यक्ति थे जब क्या हो जाता है, जब साइमन कमीशन भारत आता है 1927 में, वह जब भारत आता है उसमें से उसका विरोध किया जाता है। साइमन कमीशन भारत लाने के पीछे क्या था, हुआ था एक संवैधानिक पहल के लिए लाया जाता है कि वो क्या करेगा, भारत का भ्रमण कर संवैधानिक ढांचे को लेकर बात करेगा, और खासकर एक उद्देश्य वह भी रहता है कि 1919 ईस्वी का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था उसकी समीक्षा के लिए भेजा जाता है किसको, साइमन कमीशन को। लेकिन इसके सभी सदस्य अंग्रेज होते हैं। जैसे ये भारत आता है इसका पूर्ण विरोध होता है, साइमन गो बैक का नारा लगता है। उन विरोध करने वालों में लाला लाजपत राय भी होते हैं, और विरोध के मामले में क्या होता है, इन पर लाठियों से क्या किया जाता, वार किया जाता, और उन लाठियों पर हमला होने के कारण काफ़ी घायल हो जाते हैं, और 17 नवंबर 1928 ईस्वी को इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इस मृत्यु के बाद कहानी कुछ और होता है। उस कहानी की मृत्यु के बाद आप देखेंगे किस तरह के HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो पार्टी का गठन होता है,
जो क्या करती है, जो चौरा चोरी कांड जो होता है, ट्रेन वाला लूट चौरी चौरा कांड, उसके बाद तो राजेंद्र तिहाड़ी, अन्य सभी, अशफाक उल्ला खां, ये सभी का तो मृत्युदंड हो जाता, फिर वो शिथिल पड़ जाता, और फिर उसके बाद उसका नाम बदलकर फिरोज शाह कोटला मैदान में दिल्ली में एक सम्मेलन में फिर उस HRA का HSRA किया जाएगा और उसी का बदला लिया जाएगा, क्योंकि उस जो उसका जो नामकरण था वह HSRA हो गया, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसका चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ये लीड करेंगे, और फिर वही लाला लाजपत राय का बदला लेंगे। कब लेंगे? वही नवंबर में मृत्यु होती है, 10 नवंबर के बाद समझिए दिसंबर में 1928 ईस्वी में वह सॉन्डर्स की वो हत्या करेंगे। और काफ़ी कहानी दिलचस्प है, किस तरह से सॉन्डर्स, हालांकि जो व्यक्ति इन्हें मारता है वो नहीं रहता, उसकी जगह पर वो सॉन्डर्स निकल के जाता है, तो सॉन्डर्स की हत्या हो जाती है। वो एक कॉलेज में गया हुआ रहता है, कॉलेज के आगे चंद्रशेखर आजाद भी जाते हैं, फिर राजगुरु भी जाते हैं, भगत सिंह भी जाते हैं। पहला गुरु तो मतलब राजगुरु ही मारते हैं, फिर भगत सिंह भी आके तरह 6 गोलियां दाग देते हैं। तो वो कहानी था, वो अलग था। फिर उसके बाद एक सैनिक जो होता है वो पीछा करता है, उन्हें चंद्रशेखर आजाद वार्निंग करते हैं, नहीं मानता उसे भी मार देते हैं। तो इस तरह से ये था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार, और सही साबित भी होता है कि बाद में इस तरह से क्या होता है, अंग्रेजों को 200 वर्षों के बाद गुलामी झेलने के बाद भारत आज़ाद भी होता 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। तो इनकी कथन सही भी होती है। तो ये था लाला लाजपत राय, जिसने जब उन पर लाठियों से वार की जा रही थी उस वक्त उन्होंने ये वक्तव्य को बोला था। 114 में देखिए, करा निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घट गई। कह रहा है कि क्या कारण ऐसा हुआ था कि जो जलियांवाला बाग ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना हुई थी। देखिए वह घटना क्यों हुआ था, परिस्थिति क्या था उस समय जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। वह क्या था कि बैसाखी का दिन था। हालांकि बैसाखी जो उत्तर भारत में है काफ़ी मतलब हर्षोल्लास से मनाया जाता है, और ये जो बैसाखी पर्व मुख्यतः जो रबी की फसल जब कटती है उस कटने के बाद से लोग एक उत्सव के रूप में खासकर उत्तर पश्चिम पंजाब, हरियाणा इन क्षेत्रों में मनाते हैं। वो वक्त भी होता है उस समय। हालांकि उस समय एक परिस्थिति ऐसा होता है कि शहर में कर्फ्यू भी लगा होता है, कुछ कुछ जगह पे कर्फ्यू भी लगा होता है। लोग क्या होते हैं, आते हैं शहर में उपस्थित होते हैं, और फिर वो क्या होते हैं कि इस जलियांवाला बाग में कुछ नेताओं का भाषण भी रहता है। हालांकि वो भाषण शांतिपूर्वक ही रहता है, तो उन भाषण तथा मेले का आयोजन भी होता है। लोग उत्सव को वो मना रहे होते हैं, उसके लेकर वो एकत्रित होते हैं और वहाँ पर पहुँचते हैं। और जैसे ही वो भीड़ इकट्ठा होता है उसके बाद क्या होता है कि जनरल डायर के द्वारा अपने सैनिकों के द्वारा वहाँ लगभग 90 से 92 सैनिकों को वहाँ पहुँचकर वो क्या करता है, अचानक उस भीड़ पे अंधाधुंध फायरिंग करने का आदेश देता है। 10 मिनट तक लगभग 1600 राउंड गोलियाँ चलती, हज़ारों 1000-2000 लोग मारे जाते हैं, घायल हो जाते हैं। यही था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो वो तो होता है, और एक कारण वो भी रहता है कि तो होता है उपस्थित होने का। और उससे पहले ठीक जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है उससे कुछ दिन पहले क्या होते हैं, जो सैफुद्दीन किचली और ये सत्यपाल मलिक यह भी गिरफ्तार हो जाते हैं। तो उसको लेकर भी लोगों में आक्रोश था, उसको लेकर भी लोगों में बहुत सारा प्रश्न था कि सैफुद्दीन किचली और ये सतपाल मलिक। अब वो होता है रॉलेट एक्ट के कारण, क्योंकि एक रॉलेट एक्ट कानून लाया जाता है जो बिना वकील बिना दलील, रॉलेट एक्ट कानून इसलिए लाया जाता है खासकर क्रांति गतिविधियों की स्थिति पर मद्देनजर रखने के लिए, उसे जानने के लिए कि किस स्तर तक क्रांतिकारी भारत में फैला हुआ है, उसी के लिए यह रॉलेट एक्ट लाया जाता है उस चीज़ को जानने के लिए। जिसमें क्या होता है, कोई भी व्यक्ति को बिना कोई कारण की गिरफ्तार किया जा सकता है, बिना वारंट दिए हुए, बिना कोई झुंड में चल रहा है तो उस कंडीशन में भी। तो ये सभी था, इसलिए इसको बिना वकील, गांधी जी ने बिना वकील बिना दलील काला कानून कहकर भी संबोधन किया था। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। तो वही रॉलेट एक्ट मेन रूप से था। तो रॉलेट एक्ट भी हम आप कह सकते हैं कि जो इस चारों में से, जैसे द आर्म्स एक्ट याद करिए लॉर्ड लिटन के समय में आया था, बर्नाकुलर प्रास एक्ट वही लिटन के समय में था। तो ये जो जाएगा वह रॉलेट एक्ट हो जाएगा कि काला कानून भी एक क्या रहा, कारण रहा, जिसमें से उसके बाद सैफुद्दीन किचलू और सतपाल मलिक को भी गिरफ्तार किया गया। इसके कारण लोगों में थोड़ा रोष भी था। नेक्स्ट 115 में देखिए कि पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी। यह भी प्रश्न अच्छा है कि द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन द इंडियन स्टेटस किसने लिखी। तो ये जो लिखा गया था वीपी मेनन के द्वारा। देखिए 2 मेनन, एक कृष्ण मेनन। देखिए वीपी मेनन के द्वारा एक और पुस्तक लिखा गया था, ट्रांसफर ऑफ द पावर इन इंडिया। वह इसलिए था ट्रांसफर ऑफ द पावर इन इंडिया क्योंकि जो क्या थे वीपी मेनन थे, वो क्या थे, वह 1920 से 42 तक भारतीय राष्ट्रवाद, सॉरी 1920 नहीं, वो तो थे 1920 से 42 तक 2 चरण में लिखे थे, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा जाता द स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल। ये जो थे ये 1939 से लेकर यानी कि 1947 तक कहिए कि यह क्या थे, भारत के स्वतंत्रता में
स्वतंत्रता की बोली में अंतिम चरण के दौरान हुई घटनाओं का वास्तविक सत्ता हस्तांतरण कैसे किया गया, इसमें उन्होंने वर्णन किया था। किसमें? वह ट्रांसफर ऑफ इंडियन पावर जो किया गया था, ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया, उसमें बीपी मेनन वो भी उसी बुक में लिखे थे जिसमें। और आपको बता दें कि जो बीपी मेनन थे वह भारतीय प्रशासनिक सेवा, क्योंकि एक छोटे अधिकारी से एक भारतीय प्रशासनिक सेवा तक ये पहुंचे थे। और अंतिम तीनों वायसराय जो होता है भारत की आज़ादी से पहले तक, वह उस क्या होते हैं, संवैधानिक सलाहकार के रूप में यही होते हैं, बीपी मेनन होते हैं। वो आयुक्त भी होते हैं। तो इस तरह से बीपी मेनन के द्वारा ही द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेटस पुस्तक लिखा गया था। और क्या क्या था, ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया भी बीपी मेनन के द्वारा लिखा गया था। ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया के तहत में उन्होंने बताया कि 1939 से 47 तक किस तरह से भारत की स्वतंत्रता की बोली के अंतिम चरण में हुई घटनाओं का वास्तविक हस्तांतरण हुआ, वो उसका उसमें उल्लेख किए हैं। तो ध्यान में रखिएगा दोनों बुक। नेक्स्ट 116 में देखिए, पूना समझौता 1932 ईस्वी में साथ किसका सीधा संबंध था। देखिए वह सीधा संबंध था, पूना समझौता क्यों हुआ था। उस समय यरबदा जेल में गांधी जी होते हैं। और क्या होता, उसी वक्त क्या किया जाता है, गोलमेज सम्मेलन के खत्म होने के बाद क्या किया जाता है, चैम्सफोर्ड के द्वारा क्या किया जाता है कि 11 प्रांतों में पृथक निर्वाचन की बात करती है। और उस पृथक निर्वाचन में दलितों के लिए भी क्या हो जाता है, पृथक निर्वाचन की बात होता है, यानी कि उसको 2 वोट का अधिकार मिलता है। एक वोट से वह अपने जो समाज है, अपने जो जात है, उस जात के लोगों को चुनेगा, यानी उसमें व्यक्ति भी वही खड़ा होगा, वोटिंग भी वही लोग। दूसरा सामान्य वर्ग था जो सभी में दे सकता है। तो ये था, उसको अधिकार मिला था पृथक निर्वाचन को। इसको लेकर गांधी जी ने विरोध किया, इस बोला कि इस तरह से जो दलित समाज के वर्ग हैं वो क्या हो जाएंगे, समाज से हट जाएंगे और उन्हें और कष्ट और उन्हें उनकी स्थिति और खराब हो जाएगी इस तरह से, अगर उनको ये अधिकार दिया गया तो उनका कहना था कि उन्हें भी समान अधिकार मिले जिस तरह से सामान्य वोटिंग आज के डेट में हो रहा है, यानी कि वो एक वोट हो और उसमें से सभी प्रतिनिधित्व करें। तो ये था। और उधर डॉक्टर अम्बेडकर जो थे इस चीज़ से सहमत थे। किससे? जो ये पूना समझौता में जो ये इनके द्वारा जो 11 सूत्री कौन थे, जो लाया गया था पृथक निर्वाचन की। देखिए ना, पृथक निर्वाचन की बात हुई थी। हाँ, मैकडोनाल्ड था उस समय ना ये। तो क्या होता है कि इधर ये जो होते हैं कौन, बी आर अम्बेडकर, इस चीज़ को लेकर वो सहमत होते हैं कि जो पृथक निर्वाचन जो लाया गया है अंग्रेजों के द्वारा, जो पृथक निर्वाचन की बात कर रही है वो सही है। और गांधी जिसका विरोध कर रहे थे, यानी पृथक निर्वाचन कहने का मतलब अभी हम लोगों ने चर्चा कर लिया कि 2 वोट का अधिकार था, लेकिन गांधी जी से सामान्य बहुमत चाहते थे। फिर अंततः दोनों के बीच में समझौता हुआ। और वह जो है उस, क्योंकि यह बात पहले हुआ, क्या करते हैं ये गांधी जी होते हैं जो उन्हें जो रहता है उस समय प्रधानमंत्री होता है, एटली होता है ना, उनको पत्र लिखकर भी गांधी संबोधन कहते हैं कि इस कानून को हटाया जाए, लेकिन वो नहीं मानता। और अंततः फिर गांधी जी घोषणा कर देते हैं कि अगर नहीं ये बदला गया, देखिए वो बात है मैकडोनाल्ड, हाँ सही तो बोले थे, रैमजेड मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री होता है और उन्हीं के द्वारा ये क्या किया जाता है, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की जाती है। सांप्रदायिक पंचायत जिसमें 11 समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन की बात हुई थी। तो क्या होता है, पहले वो प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इसको बदलने का प्रयास करते, परंतु उन्होंने देखा कि इस पर कोई निर्णय में बदलाव नहीं हुआ। फिर उन्होंने 20 सितंबर से अनशन का प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि पुनः पैक्ट प्रश्न 2-3 तरीके से पूछा जाता है। फिर क्या होता है, राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय के प्रयास से क्या होता है, फिर वो अम्बेडकर और गांधी जी में क्या होता है, समझौता होता है। 24 सितंबर को समझौता के बाद मेरे बी आर अम्बेडकर पृथक निर्वाचन की बात को दलितों के लिए अस्वीकार कर देते हैं, यानी कि उसको नहीं मानते हैं। और फिर उसके जगह पर वो आरक्षण जो था 71 सीट का आरक्षण था, उस आरक्षण को बढ़ाने की मांग करते हैं। तो गांधी जी स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक, उन्हें 71 के जगह पे 148 सीट करवा दिया गया उनके आरक्षण की बात की। तो ये था पूना पैक्ट, था पूना संबंध था जो खासकर दलित वर्गों से संबंधित था। उसके बाद आप देखेंगे किस तरह से महात्मा गांधी ने दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया। उसको लेके बी आर अम्बेडकर इससे खुश नहीं होते हैं, लेकिन उन्होंने फिर बताते हैं कि हरिजन का मतलब हो गया ईश्वर के बच्चे हो गए, इस तरह से कहकर वो संबोधन भी करते हैं। फिर आप देखेंगे कि क्या होता है, हरिजन समाज सेवक यानी कि उसका भी स्थापना करते हैं, जिसमें राम घनश्याम बिड़ला उसके संस्थापक होते हैं, अमृतलाल टक्कर इसके सचिव होते हैं। तो इस तरह से ये तो पूना जो समझौता था मुख्य रूप से दलित वर्ग का समझौता था, जिसमें से जो मैकडोनाल्ड के द्वारा जो क्या किया गया था, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी, उस पंचायतों में से जो पृथक निर्वाचन दलितों के लिए था, उस पर इस पर क्या था, बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता था। नेक्स्ट 117 में देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाएगी। देखिए सही बात है, वो किन के द्वारा हुआ, सुभाष चंद्र बोस। देखिए फ्री इंडियन लीजन इसलिए कह रहा था क्योंकि हमने देखा कि जब क्या होते हैं कि ये सिंगापुर पहुंचते हैं कौन,
ये पहुँचे सुभाष चंद्र बोस। और फिर वो जो आज़ाद हिंद फौज होता है उसका जो कमान दिया जाता है किनके हाथ में, सुभाष चंद्र बोस में। और उस आज़ाद हिंद फौज में वो सैनिक भर्ती होते हैं जो ब्रिटेन थे, उस ब्रिटेन के जो मतलब युद्ध में जो बंदी हुए थे सैनिक, किनके द्वारा, जापान के द्वारा। तो वही जापान के कैदी, भारतीय कैदी को क्या किया जाता है, इस आज़ाद हिंद फौज में गठन किया जाता है। हालांकि फिर एक महिलाओं के लिए भी झांसी रेजिमेंट तैयार होता है जिसमें वो महिलाएं नेतृत्व करती है, तो वह भी इसी से रिलेटेड है। उसी में से एक महिलाओं का भी नेतृत्व करने वाला जो झांसी रेजिमेंट कहलाता है। तो ये था सुभाष चंद्र बोस, इसीलिए उस आज़ाद हिंद फौज को ही एक अलग फ्री इंडियन लीजन के रूप में भी जाना गया। नेक्स्ट 118 में देखिए, गांधी जी ने निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे। कह रहा गांधी जी के जो अनुयायी थे कौन थे। ब्रज किशोर प्रसाद, आपको पता ही होगा, जब चंपारण में हुआ था तो ये वकील थे उस टाइम, क्योंकि जब कौन चंपारण का जो हुआ था, जो किसान थे, उन किसान थे वो ब्रज किशोर का ही नाम ले रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये एडवोकेट के साथ साथ में काफ़ी ज्ञानी व्यक्ति जो भारत की आज़ादी के बाद प्रथम राष्ट्रपति भी बने। जेपी कृपलानी, लेकिन कराए यहाँ क्या थे, पेशे से शिक्षक थे, तो वह हो जाएगा जेपी कृपलानी। अब प्रश्न उठता है कि जेपी कृपलानी कौन थे, तो याद करिए जेपी कृपलानी वही है जिनकी जो बीवी होती है वो सुचिता कृपलानी, जो यूपी की पहली सीएम बनती है। तो ध्यान रखेंगे इनका पूरा नाम क्या होता है, जीवट राम भगवान दास कृपलानी। स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी अहम रहा, तो वही उन अनुयायियों से क्या थे, ये पेशे से कौन थे, जेबी कृपलानी थे। और आपको बता दें कि यह क्या होते हैं, 1908 ईस्वी में स्नातक करते हैं, उसके बाद पढ़ाई पूर्ण के बाद वो कहाँ चल जाते हैं, कृपलानी जाते हैं। फिर 1917 से 12 से 17 में बिहार में वो शिक्षक के पद पर भी रहते हैं, खासकर जो शिक्षक में होते हैं इंग्लिश हिस्ट्री के अध्यापक के रूप में भी रहते हैं। फिर 1920 से शायद जो गांधी जी 1920 से 27 में जो गांधी जी के द्वारा गुजरात क्या किया गया था, गुजरात विधान पीठ के प्रधानाध्यापक भी रहे थे, जो उनके द्वारा स्थापित किया गया था गांधी जी के, तो इसलिए इस प्रश्न का जेपी कृपलानी हो जाएगा। अब देखिए एस एन सिन्हा क्या हो जाएंगे, नारायण नारायण सिन्हा है ना, ये नारायण सिन्हा वही होंगे जब कृष्णा बाबू क्या बनेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उप मुख्यमंत्री यही होंगे, नारायण सिन्हा होंगे। तो उनकी चर्चा आगे भी थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी। करा 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हमने देखा कि किस तरह से पहले एचआरए का स्थापना होता है, फिर एचआरए के क्रांतिकारियों के द्वारा एक घटना चौरी चौरा कांड का 1925 में दिया जाता है, फिर यह रुक जाता है, धीमा हो जाता है। उसके बाद फिर क्या हो जाता है कि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के नेतृत्व में इस एचआरए को क्या कहता है, इसका नाम परिवर्तित कर, और वह जो क्या होता है इसके लिए, वह दिल्ली के कोटला में, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा दिल्ली, हो जाएगा दिल्ली के जो कोटला मैदान होता है वहाँ पर एक सभा होता है। उसके बाद इस एचआरए को एचएसआरए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक बनाया जाता है, और यह जो है वह सैंडर्स की हत्या का अंजाम देता है। फिर भगत सिंह आप देखेंगे असेंबली में बम भी फेंकेंगे, फिर उन्हें पकड़कर फांसी दे दिया जाएगा, सुखदेव गुरु राजगुरु भगत सिंह तीनों को। तो यह हो जाएगा दिल्ली, क्योंकि उसके बाद वो दिल्ली में एकत्रित हुए, सभा हुई राजकोटला मैदान में, उसके बाद उसका गठन, उसका नामकरण एचएसआरए किया गया। फिर 120 में देखिए, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे। तो अभी हम लोग चर्चा किए कि जलियांवाला बाग में एक प्रश्न ये भी होता है कि प्रदर्शन के लिए, तो क्या हुआ था, किचलू और सतपाल जो उनको बंदी बना लिया गया था, कब, 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को, है ना। तो उसी को विरोध में लेके 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए थे, लेकिन शांतिपूर्ण लोग थे। 121 में देखिए, 1942 में आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था। यह भी प्रश्न काफ़ी अच्छा है। आपको पता होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को वर्धा में क्या किया गया, पास किया गया, इसलिए इस अगस्त संकल्प के रूप में भी करते हैं, जिसमें से गांधी जी ने मंत्र दिया था कि आपको करो या मरो का नारा दिया था, करो या मरो मंत्र कहिए नारा दिया। उन्होंने बता दिया कि अपने हृदय में इस बात को अंतिम शब्दों तक बैठा लीजिए, अंतिम प्रांत तक बैठा लीजिए, आपके हृदय में बसा लीजिए कि या तो हम आज़ाद लेकर रहेंगे या फिर आज़ादी के लिए मर मिटेंगे। यही था करो मरो का नारा। तो वो भी ध्यान में रखें, क्योंकि प्रश्न वहाँ से भी बनता है। तो 8 अगस्त को जैसे ही क्या हुआ, प्रस्ताव पारित हुआ, 9 अगस्त को 0 आवर के तहत बहुत महत्वपूर्ण नेता को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। तो ये कह रहा उस समय जो थे बांकीपुर जेल में थे, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आपको बता दें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अलावा और अन्य नेता भी, स्वयं महात्मा गांधी को भी कैद कर लिया गया था, है ना। महात्मा गांधी को भी उस समय
और ये साथ में और भी उनके साथ में थे, उनको कैद करके कहाँ रखा गया था, ये दिल्ली का है, देखिए ना नाम ध्यान में उठ गया। चलिए चर्चा हम लोग आगे कर लेंगे। 42 में, 41 में था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस जेल में कैद, बांकीपुर जेल में कैद किए गए थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद हाँ, और आपको ये भी बता दें, जब एक दिलचस्प बात है, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था ना, तो दोपहर 11 से 12 बजे सदाकत आश्रम में गिरफ्तार हुए थे। उस दिन पटना में बहुत बारिश हो रही थी, तबीयत भी खराब थी इनकी, और उस समय जो वो आश्रम मंच में छरपाई पे लेटे हुए थे, कौन, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो वो ध्यान में रखेंगे। और महात्मा गांधी और चर्चा किए थे कि सरोजिनी नायडू, ये दोनों थी। आगा खां पहले इसमें बंद किया गया था, इनको ध्यान में आ गया। चलिए नेक्स्ट 122 में देखिए, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे, तो जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे, देखिए जयप्रकाश नारायण एक अनुग्रह नारायण, दोनों अंतर है। ये जयप्रकाश नारायण है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। ये जेपी आंदोलन जो एक बिहार में हुआ था, काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था, जो छात्रों को लेकर हुआ था, ये सबसे बड़ी बात की जाती है इनकी जो भूमिका है 1970 ईस्वी में इंदिरा गांधी के विपक्ष का नेतृत्व करने में इनका काफ़ी क्या है, जयप्रकाश नारायण जी का काफ़ी योगदान रहता है, जाने जाते हैं। और आपको बता दें, इनके मरणोपरांत इनको भारत रत्न भी दिया जाता है। ये वही व्यक्ति हैं जो 18 मार्च 1974 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में पटना में एक छात्र आंदोलन की शुरुआत हुआ था। और जो कि आपको बता दें, जो अभी हाल में जो जेपी आंदोलन में था, उनके लिए पेंशन की भी व्यवस्था की गई है, हाल ही की सरकार के द्वारा मिलता भी है उन्हें। तो ये था जेपी आंदोलन, तो ध्यान में रखिएगा। वो पार्टी से जुड़े हुए थे, देखिए कम्युनिस्ट पार्टी से नहीं हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी तो आपको पता ही होगा, एम एन रॉय के नेतृत्व में 1920 और 1925 दो धारणाएं मानने का, किसान सभा भी जस्टिस, तो सोशलिस्ट जस्टिस पार्टी थे, जो एक संपूर्ण क्रांति का आह्वान किए थे 1970 ईस्वी में, खासकर इंदिरा गांधी के विरोध में, और सत्तागिरी भी थी। नेक्स्ट देखिएगा 101 से, और देखिए जो इमरजेंसी भी लगता है ना, उसका एक कारण यह भी रहता है, क्योंकि जो होता है वह आंदोलन स्टार्ट होता है 1970 ईस्वी से, और कई जगह पर बड़े बड़े आंदोलन स्टार्ट होने लगते हैं। बिहार का नेतृत्व तो खुद ये जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। जब भी इमरजेंसी की बात आती है तो एक बार चर्चा इनका भी होता है, क्योंकि यह भी लीड गाइड कर रहे थे आंदोलन का। नेक्स्ट देखिए, स्थल और प्रांत है, सूची मिलान करना। बारदोली है, चौराचौरी। देखिए बारदोली क्या होता है, याद करिए, जो बारदोली होता है, बारदोली में क्या होता है आपको पता होगा। बारदोली में जो होता है, ये किनके द्वारा किया जाता है, बारदोली सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। क्या होता है, बारदोली जो गुजरात का ही एक जगह है, जहाँ पे क्या किया जाता है कि जो कर रहता है वह काफ़ी बढ़ा दिया जाता है, लगभग 22 से 30% तक कर की बढ़ोतरी कर जाती है। और इस कर के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक आंदोलन किया जाता है। हालांकि इस आंदोलन तो शुरू में सरकार ध्यान नहीं देती है, लेकिन फिर इस आंदोलन के दबाव में सरकार को झुकना पड़ता है, और जो वह कर 22 से 30% बढ़ाया गया था, उस कर को क्या कर दिया जाता है, 6%। और उसके जो एक न्यायिक अधिकारी बोमफील्ड राजस्व अधिकारी, उनको नियुक्त किया गया था, और मैक्सवेल थे जो वो संपूर्ण मामले की जांच कर रहे थे। उसके बाद वही दोनों जांच के बाद उस लगान को 22% से घटाकर 6% कर दिया गया था, जिसके बाद सत्याग्रह के बाद यह आंदोलन सफल हुआ। और उसके बाद वहाँ की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या किया था, सरदार की पदवी भी दी थी, खासकर इसी के हर्षोल्लास और खुशी को लेकर। तो बारदोली हो जाएगा, वह हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। चौरी चौरा कांड आपको पता ही होगा, चौरी चौरे कांड कब घटना हुआ, वह जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था। याद करिए, असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट किया गया, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रस्ताव पारित विशेष अधिवेशन में होता है। उसके बाद दूसरे अधिवेशन भी होता है, जिसमें आप देखेंगे कि CR दास तो शुरू में सपोर्ट नहीं करते हैं, फिर वही क्या हो जाते हैं, बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेने लगते हैं, फिर वो जेल भी जाते हैं। तो चौरी चौरा जो उसके बाद क्या होता है, असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है। असहयोग आंदोलन स्टार्ट होने के बाद फिर क्या हो जाता है, 5 फरवरी को एक घटना हो जाती है, और उस घटना में क्या हो जाता है, 5 फरवरी कब, 1922 ईस्वी को एक घटना होता है, जिसमें एक यूपी के चौरा चौरी जगह में एक थाने में घुसकर 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया जाता है। और इस अहिंसक घटना के बाद गांधी जी इसे वापस कर लेते हैं, तो वह उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यरबदा जेल में। याद करिए यरबदा जेल कहाँ है, तो वह हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, सॉरी पश्चिम बंगाल नहीं, महाराष्ट्र में यरबदा जेल, क्योंकि इसी में वो क्या हुए थे, बंद हुए थे। नोअखली वाला याद करिए, पूना पैक्ट में यरबदा जेल में ही वो थे, ये ध्यान में आपको रखना है ना। नोआखली हो जाएगा, वह पश्चिम बंगाल। नोआखली की चर्चा कब हुई, जब वह भारत आज़ाद हुआ रहता है, उस समय जब बंटवारे की बात चल रही होती है, यानी बंटवारा होने को हो रहता है,
उस समय क्या होता, भारत में बहुत बड़े स्तर पर दंगा हो रहे होते, हिंदू मुस्लिम को मारा था, मुस्लिम हिंदू, यानी इस तरह से सांप्रदायिक दंगे बढ़ हुए थे। और उस सांप्रदायिक दंगे को कम हो नहीं हो उसके लिए गांधी जी उस समय आज़ादी के दिन में वो नोआखली में होते हैं, लोगों से आग्रह करते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं। उस समय एक पत्र भी वायरल होता है, किनका, लॉर्ड माउंटबेटन का, कि हमारे 60,000 सैनिकों ने जो एक मतलब 60,000 सैनिकों उतने भीड़ को नहीं कर पाए कंट्रोल, और उन सैनिकों में से एक सैनिक उतने बड़े क्षेत्र में एक भी दंगा नहीं होने दिया। यह माउंटबेटन के द्वारा बोला जाता है गांधी जी को। तो इस तरह से काफ़ी दिलचस्प है, एक दो स्टोरी भी हम लोगों ने चर्चा किया। नेक्स्ट 124 में देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। अब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 9 अगस्त 1942 ईस्वी को आंदोलन। आपको पता होगा भारत छोड़ो आंदोलन से पहले 8 अगस्त को वर्धा में क्या हो जाता है, इसको कांग्रेस के द्वारा प्रस्ताव को पारित कर लिया जाता है, स्वीकृत कर लिया जाता है। और फिर जैसे ही 9 अगस्त होता है, आंदोलन स्टार्ट होता है, जीरो आवर के तहत बहुत बड़े बड़े नेताओं को अधिकार कर लिया जाता है। और इसी आंदोलन में गांधी जी के द्वारा एक वक्तव्य बोला जाता है, जिसमें से हम लोगों ने कहा था कि करो या मरो का नारा दिया जाता है। इसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव के पास हो जाने पर गांधी जी ने अपने भाषण में कहा था, जो प्रस्ताव पास हुआ था वर्धा में, इस वर्धा कारण जो प्रस्ताव हुआ, इसलिए अगस्त संकल्प के रूप में भी जानते हैं उसे। उसमें क्या कहा था, उन्होंने एक संक्षिप्त मंत्र, उन्होंने कहा था कि मैं आपको एक संक्षिप्त मंत्र देता हूँ, इसे हृदय में बिठा लीजिए और अपने प्रत्येक सांस के साथ व्यक्त होने दीजिएगा। वो था करो या मरो। करो मतलब क्या था, इस प्रयास से हम या तो आज़ाद हो जाएंगे या फिर मर मिटेंगे, ये था करो मरो। तो इस तरह भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 9 अगस्त 1942 का भारत का तीसरा सबसे बड़ा और सफल आंदोलन था। नेक्स्ट देखिएगा 125 में, वर्ष 1940 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी को निम्नलिखित में किसने किए थे। देखिए, जो 1940 में आज़ाद हिंद फौज होते हैं उस पर क्या क्या था, मुकदमा किया जाता है, और उस मुकदमे की जो पैरवी किया जाता है, ऑप्शन में है भोला भाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और कैलाश नाथ कारजू। ये आज़ाद हिंद फौज के कुछ सदस्य होते हैं, उन सदस्यों पर केस होता है और उनके पैरवी की जो मुकदमे करते हैं वो करते हैं भूला भाई देसाई। आइए कुछ संक्षेप में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्या होता, पहला मुकदमा 1945 में आज़ाद हिंद फौज सैनिकों पर चलाया गया। नवंबर 1945 में मुकदमे में शहनवाज खान जी थे, और कौन थे, गुरुबख्श सिंह थे जिसे ढिल्लो के नाम से जाना जाता था, तथा प्रेस कुमार सहगल थे, को एक साथ मुकदमे चलाने के लिए लाल किले में बना अदालत खड़ा किया गया। और भूला भाई देसाई बचाव पक्ष की अगुवाई कर रहे थे। और आपको बता दें कि इस कार्रवाई से पहले ही दिन जो जवाहरलाल नेहरू जो थे वह भी आए थे, लेकिन जो नेतृत्व थे वो भूला भाई देसाई ने किया। और जवाहरलाल नेहरू बोला जाता उस वक्त 25 साल बाद क्या वकीलों के पोशाक पहनकर वो उपस्थित हुए थे वहाँ पर। तो पैरवी जो थे वह भोला भाई देसाई ही ने किया था। अब आगे हम लोग अब देखेंगे 125 के बाद 126 में आते हैं। 126 में है कि वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वे थे, कौन थे, महात्मा गांधी थे, मदन मोहन मालवीय थे, लाला लाजपत राय थे और स्वामी श्रद्धानंद थे। तो वह व्यक्ति कौन थे, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन में हिंदू मुस्लिम एकता का पर भाषण दिया था, तो वह थे स्वामी श्रद्धानंद। याद करिए, स्वामी श्रद्धानंद वही व्यक्ति होते हैं जो 1892-93 में जब आर्य समाज का 2 भागों में विभाजन होता है, तो हम लोगों ने देखा था कि एक पश्चात समाज का सपोर्ट करते हैं और एक दूसरा पाश्चात्य शिक्षा यानी वैदिक शिक्षा, यानी 2 भागों में बुझ जाता है। एक पश्चात यानी पश्चिमी शिक्षा, अंग्रेजी साहित्य साइंस की पर विश्वास करते हैं जिसमें हंसराज और लाला लाजपत राय रहते हैं। दूसरे होते हैं जो वैदिक शिक्षा यानी प्राचीन शिक्षा पर विश्वास करते हैं, उसका नेतृत्व स्वामी श्रद्धानंद करते हैं। और वही 1923 में हरिद्वार में कांडली में गुरुकुल की भी स्थापना की जाती है। वही स्वामी श्रद्धानंद स्वतंत्रता आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। गरीब दीन दलितों के लिए वो क्या करते हैं, सन 1919 में एक पांथिक मतभेद भुलाकर वह क्या करते हैं, मतलब ये जामा मस्जिद के आश्रम से वो क्या करते हैं, वो भाषण भी मतलब वहीं से वो आह्वान करते हैं, तथा वह आर्य समाज के सन्यासी भी थे। तो ध्यान में रखिएगा, वही जामा मस्जिद पर से वो आह्वान करते हैं, यानी कि हिंदू मुस्लिम जो भी हैं उन्हें एकता का भाषण के रूप में संबोधन करते हैं। नेक्स्ट 127 में देखिएगा, ब्रिटिश 127, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी उसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया। काफ़ी अच्छा प्रश्न। देखिए, कारण तो एक क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी थोड़ा सा उन्हें विचलित किया था। हालांकि उसके जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो तुरंत जो एवज में उसके जो
संबोधन क्या लौटाते हैं, वो टैगोर होते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो उपाधि दिया जाता है नाइटहुड का, वो लौटाते हैं। लेकिन उसके बाद असहयोग आंदोलन जैसे ही स्टार्ट होता है, कैसर हिंद उपाधि जो दिया जाता है किनको, ब्रिटिशर्स को, वो उसे लौटा देते हैं। कौन, महात्मा गांधी। नेक्स्ट 128 में देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो का समर्थन नहीं किया था। आपको बता दें कि मुस्लिम लीग भी नहीं किया था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी नहीं किया था, वही कम्युनिस्ट पार्टी जो जिसका 1920 ईस्वी में स्थापना हुआ। हाँ, कुछ लोग का वास्तविक रूप से 1925 ईस्वी में माना, जिस तरह से आज़ाद हिंद फौज है, स्थापना तो रास बिहारी बोस के द्वारा 1915 में, लेकिन वास्तविक रूप से हुआ क्या होता है, उसका जो विकास होता है वह आता है सुभाष चंद्र बोस के हाथों में आने से, तो वो अलग है। तो हम लोगों ने देखा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी इसका सपोर्ट नहीं किए थे, हिंदू महासभा भी ने आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, भारतीय नौकरशाही भी जो थे, भारतीय नौकरशाही यानी कि वह भारतीय जो ब्रिटिशर्स के नौकरी कर रहे थे, वह भी इस आंदोलन का समर्थन नहीं किए थे। मुस्लिम लीग तो बंटवारे को लेकर पूर्व अंग्रेजों भारत में छोड़ने के पक्ष में नहीं था, तो उसको लेकर वो सर सपोर्ट कर रहे थे। उधर कम्युनिस्ट पार्टी भी अंग्रेजों के समर्थन में थी, सोवियत संघ रूस को लेकर। तो इस तरह से था, ये सभी जो है हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी और क्या है, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, ये सभी थे जो इसके सदस्य इसे सपोर्ट नहीं किए थे। किसे नहीं किए थे, महात्मा गांधी, ये भारत छोड़ो आंदोलन का। नेक्स्ट 129 में देखिएगा, कह रहा है कि काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। असहयोग आंदोलन याद करिए कब हुआ था, वह 1920 ईस्वी में। हम लोगों ने चर्चा किया किस तरह से अगस्त में इस प्रस्ताव को पारित किया जाता है, तो मूल रूप से तो अगस्त में ही शुरू हो दिया जाता है। उसके बाद खिलाफत आंदोलन क्या था, आपको याद होगा कि खलीफा को लेकर था। जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है तो खलीफा को पद को लेकर ब्रिटेन हस्तक्षेप करता है, वह वहाँ पर उसको विघटन करना चाहता तुर्की को, और तुर्की में खलीफा का पद सर्वोच्च था। जैसे ही तुर्की का विघटन होगा तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पर जो पद पैरवी जो चलता आ रहा है परंपरा, वो नष्ट होगा। तो इसको लेकर मुस्लिम समाज विरोध करता है, और भारत में जो है खिलाफत आंदोलन सैयद अली के जो सैयद बंधु होते हैं यूपी के, वो इसका क्या करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, और फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी सपोर्ट करते हैं। अल हिलाल उनका जो पत्रिका था काफ़ी इसमें बढ़ चढ़ कर योगदान लेता है, लोगों को समझाने बुझाने जागरूक करने का। महात्मा गांधी भी इसमें क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लोगों से आह्वान करते हैं। उसके बाद फिर उनको असहयोग आंदोलन में भी मुस्लिमों का साथ मिलता है। तो ये था 1900 असहयोग आंदोलन, 1920 खिलाफत आंदोलन, 1919 सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब याद करिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, वह होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में, और भारत छोड़ो आंदोलन वह 1942 ईस्वी में। तो उस सभी कालक्रम अनुसार हम लोग यहाँ पे मिलान कर लेंगे। 130 में देखिए, हाँ, सविनय अवज्ञा और एक असहयोग आंदोलन दोनों अलग है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च से स्टार्ट होता है, जिसमें आप देखेंगे किस तरह से दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच वो दांडी यात्रा करते हैं, नमक कानून तोड़ते हैं, फिर वो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद क्योंकि गांधी जी का एक भाषण होता है पश्चिमी क्षेत्र पर, गुजरात के आसपास में, वहाँ पर फिर उनको जाने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो वो कहानी हम लोग चर्चा किए थे जब असहयोग आंदोलन पढ़े थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसमें भी चर्चा हुई थी। नेक्स्ट देखिए प्रश्न, कथन ए में करा 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। बाकी में ये सही है कि 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। साइमन कमीशन के एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। हाँ, विरोध करने का कारण यह भी था कि उसमें कोई भी सदस्य, जो भी सदस्य नियुक्त थे सभी वह क्या थे, ब्रिटिशर्स थे, भारतीय नहीं था, इसी कारण विरोध किया गया। तो कथन ए भी सही है और आर भी सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे का प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था, काफी अच्छा प्रश्न है। देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था, गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को युद्ध नीति का विरोध किया था। जो युद्ध नीति था ब्रिटिश सरकार का, जिसमें 1900 खास युद्ध नीति, कौन सा युद्ध नीति, जो भारतीयों को बिना पूछे हुए द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा किया गया था, वो इस युद्ध नीति से नाराज होकर उन्होंने क्या कहा, 1940 में अहिंसात्मक व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। इस सत्याग्रह में क्या था कि महात्मा गांधी के द्वारा चुना हुआ एक सत्याग्रही जो पूर्व निर्धारित स्थान पर भाषण देकर गिरफ्तारी देता था, और चुनने के बाद वो जहाँ का जो जिला अध्यक्ष होता था उसे सूचना भी देता था, और सूचना के बाद भाषण देकर वो गिरफ्तारी देता था। तो सामूहिक रूप से यह सामूहिक जो था यह विद्रोह नहीं, व्यक्तिगत रूप से इसका क्या किया गया था, मतलब खारिज किया गया था। इसको लेकर ये था व्यक्तिगत सत्याग्रह था, इसलिए इसे कहा गया। तो वह हो जाएगा। दूसरा सत्याग्रही कौन थे, तो पहला तो कौन थे, विनोबा भावे थे, और दूसरा थे जवाहरलाल नेहरू थे। तो यह ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 132 में, निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध है? काफी अच्छा प्रश्न करा, किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध है? तो अरुणा आसफ अली आपको पता हुआ कि 1930 में, 1932 में, 1941 में यह क्या हो गई, व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय जेल में गई है। 1942 में वही महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह चल रहा था, उसमें भी जेल गई। लेकिन यह 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय में यह अंग्रेजों के जेल में ना रहने का क्या किया, बेड़ा उठाया, और उसके बाद अंग्रेजों के जेल में ना रहते हुए अंडरग्राउंड होकर वह क्या किया, ये भारत छोड़ो आंदोलन में अपने साथियों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा वो सहयोग के आपको बता दें 42 से 46 तक वो अंडरग्राउंड ही रहते हैं। भारत आज़ाद होता, उसके बाद फिर उनको क्या किया जाता है, उनके विरुद्ध जो भी था उसे रद्द कर कर उन्हें आज़ाद किया जाता है, यानी फिर वो बाहर आते हैं। तो इस तरह से अरुणा आसफ अली काफ़ी है, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, मतलब अंडरग्राउंड रहकर ही लोगों को क्या किया, मदद किए और नेतृत्व किए इस आंदोलन का। नेक्स्ट 133 में देखिए, कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं? देखिए 1932 का पूना पैक्ट क्या था, अभी हम लोगों ने जाना कि 1932 का जो पूना पैक्ट था वह मुख्यतः गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच एक समझौता था। वह समझौता किस लिए था, वह दलितों के लिए जो पृथक निर्वाचन आया था उस पृथक निर्वाचन के विरुद्ध में थे गांधी जी। वो नहीं चाहते थे कि दलितों को इस तरह से 2 वोट का अधिकार मिले, उसके लिए वो चाहते थे कि सामान्य अधिकार ही मिले, जैसे इस तरह से अभी के डेट में जो चुनाव का पद्धति है। लेकिन उससे बी आर अम्बेडकर उससे खुश थे, क्योंकि वो जुगल में सम्मेलन में इस चीज़ को उल्लेख किए थे, तभी तो वो इसको लेकर सांप्रदायिक पंचायत मैकडोनाल्ड के द्वारा घोषणा किया गया था। तो फिर क्या होता है कि दोनों के बीच, गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच, दोनों के बीच क्या हो जाता है, इसको लेकर मनमुटाव होता है। लेकिन फिर ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय के सहयोग से इन दोनों के बीच में एक समझौता होता है। यह समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी को होता है, जो पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद फिर क्या हुआ, बी आर अम्बेडकर जो पृथक निर्वाचन की बात किया गया था उसे अस्वीकार करते हैं, और फिर वो वहाँ पर क्या होता है, जो आरक्षण सीट था वह 61 की जगह पर 148 कर लिया था। तो यही था। क्या सरकारी नौकरियों के दलितों के समुचित प्रतिनिधित्व था? बिल्कुल नहीं। पूना पैक्ट में सरकारी नौकरियों के दलितों में समुचित प्रतिनिधित्व का बात नहीं हुई थी। प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण, हाँ, स्थानों के आरक्षण की बात हुई थी, समझौता इसी पर हुआ था, चाहे वो केंद्र विधानमंडल हो चाहे वो प्रांत हो। संयुक्त निर्वाचन मंडल पद्धति की स्वीकृति, यही था संयुक्त निर्वाचन, जिस तरह का आज का वोटिंग है ना, कि कोई भी प्रत्याशी होगा सभी के लिए वो वोट डालेगा, सबका वोट मान्य होगा, वही था संयुक्त निर्वाचन। ये तीनों सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए गलत है कि उस समय जो पूना पैक्ट हुआ था, जो गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में जो समझौता हुआ था, जिस दलित वर्ग को लेकर, जिसमें पृथक निर्वाचन की बात हुई थी, उसी को लेकर उसमें उसकी चर्चा नहीं थी। नेक्स्ट 134 में देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस में हरिपुरा अधिवेशन 1938 एक मील का पत्थर था, क्यों? अब याद करिए, 1938 का हरिपुरा अधिवेशन हुआ होता है कहाँ, गुजरात में होता है। इसमें क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं पहली बार, सभी लोग खुश रहते हैं, यह जो अध्यक्ष होता है वो बनते हैं। और आपको बता दें कि यह जो अधिवेशन होता है, इस अधिवेशन में पहली बार योजना आयोग की अवधारणा प्रस्तुत की जाती है, और इस योजना अवधारणा के जो अध्यक्ष होते हैं जवाहरलाल नेहरू चुने जाते हैं। काफ़ी उसके बाद फिर क्या होता है, हरिपुरा के बाद जो होता है वह होता है ये त्रिपुरी, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर में। और त्रिपुरी में क्या हो जाता है, जिसमें आप देखेंगे कि महात्मा गांधी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं और सुभाष चंद्र बोस स्वयं बनना चाहते हैं। और फिर कई वर्षों के बाद पहली बार नहीं कहिए कि मतलब वोटिंग से अध्यक्ष का निर्णय करना पड़ता है, और वो वोटिंग होता है, उसमें सुभाष चंद्र बोस ही जीते हैं। और अंततः फिर गांधी जी का मान रखने के लिए सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। 135 में देखिएगा, 135 में कह रहा, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की, क्योंकि रेलवे, आपको पता हुआ कि हिंद स्वराज किन परिस्थितियों में लिखा गया था। तो ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था जब वो साउथ अफ्रीका में थे। तो साउथ अफ्रीका में भारतीयों के हितों को ध्यान में रखने के लिए वह ब्रिटेन गए थे, ब्रिटेन से मांग करने के लिए गए थे। जब वो ब्रिटेन में जाते हैं तो वहाँ से जो क्या होते हैं, मतलब जो वहाँ पे जो स्वदेशी जो भारतीय होते हैं उनसे मिलते हैं, क्रांतिकारियों से मिलते हैं, वो सभी लोग जो होते हैं उन सभी से मिलने, और फिर लौटने के क्रम में वो क्या करते हैं, एक पुस्तक लिखते हैं, और उस पुस्तक में वह क्या कहते हैं, हिंद स्वराज में आपने देखा कि उस तरह से वो संबोधन कर रहे हैं। उसमें वो बताते हैं कि किस तरह से, मतलब खासकर कि जो सत्याग्रह है, सत्याग्रह क्या है, ये मतलब इन सभी का वो क्या क्या किया जाता है, गांधी जी के द्वारा उसमें उल्लेख किया जाता है। तो हिंद स्वराज में कभी कभी प्रश्न ये भी आ जाता है कि जो गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज था उसमें किनका उल्लेख हुआ था,
तो निष्कर्ष यही होता है कि उसमें वो बताते हैं कि अपने मन का जो राज्य है वही स्वराज्य है, आपकी कुंजी सत्याग्रह है, आत्मबल और करुणा है, यही है, इस पर वो जोड़ देते हैं। साथ में वो रेलवे को क्या कहते हैं, इसमें बुराई करते हैं रेलवे को, वो बताते हैं कि वो क्या है, कि महामारियों का वाहक है। उनका कहना था कि अगर रेलवे ना होता तो बीमारी एक जगह से दूसरी जगह पर उतने मात्रा में नहीं फैलता, कुछ लोगों में रहकर वो उसे ठीक किया जा सकता था। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, ये अकालों का भी साधन बन गया। उन्होंने कहा कि रेलवे के विकास हो जाने के कारण लोग अनाजों को एक जगह से दूसरे जगह पर बेच देते हैं मुनाफा के लिए, जो अकाल का एक कारण है। फिर उन्होंने बताया कि रेलवे के आ जाने से पवित्र स्थान अपवित्र हो गए, लोग बड़ी मुसीबत में वहाँ जाते थे और लोग वहाँ सच्ची भावना से ईश्वर का भजन करते थे, गाते थे, याद करते थे, लेकिन इनके विकास के कारण ये सभी कम गया। तो क्या हो जाएगा, रेलवे ने आलोचना की है किसना, तो ऑप्शन 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 4 नहीं। दुर्घटनाओं का भाग किसमें, हिंद स्वराज में खासकर उस पर चर्चा नहीं किए थे। चलिए नेक्स्ट 135 के बाद आते हैं हम लोग 136 में आते हैं। 136 में कह रहा है, निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए और उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर पहचानिए। क्या कह रहा है, समय आ गया है जब समान चिन्ह हमारी शर्म को, अपमान को अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं और मैं अपनी और सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी तथाकथित नग्नता के लिए अधोगति झेलने के दाएं है और जो मनुष्य के उपयुक्त नहीं। देखिए यह जो वक्तव्य बोले थे वह बोला गया था टैगोर के द्वारा। जब टैगोर क्या किए थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस हत्याकांड के बाद ब्रिटिशर्स के द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि जब वो लौटाए थे तो उन्होंने एक पत्र लिखकर वायसराय को यह संबोधन किया था। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। वही रविंद्रनाथ टैगोर के बेटे हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर उनके पिताजी जो आर्य समाज का क्या किए थे, नेतृत्व भी उन्होंने किया था। नेक्स्ट देखिए 137 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब बताइए रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था। तो जो रॉलेट एक्ट था वह तो पहले आपको बता दें वह 1919 ईस्वी में आया, लेकिन इसके के लिए जो रॉलेट समिति था वह क्यों गठन किया, वह 1917 ईस्वी में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में समिति का गठन किया। खासकर क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ब्रिटिशर्स के द्वारा यह समिति बनाई गई थी और इस समिति का इसलिए सिफारिश किया गया था, इसमें कहा गया था कि यह जांच करना है कि भारत में क्रांतिकारी जो है संगठन है, संबंधी षड्यंत्र है, वो किस स्तर तक फैले हुए हैं, कहाँ तक है, उस चीज़ को पता करने के लिए किया था। फिर रॉलेट एक्ट जो होता है वो क्या करता है, भारत रक्षा कानून की अवधि जो समाप्त, उस समय भारत रक्षा की जो कानून होता है वह भी समाप्त हो गया होता है। तो इस कमेटी के द्वारा कौन, जो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में समिति बनाई गई, वह कमेटी अपना रिपोर्ट 17 में तो नियुक्त किया गया, 18 में वह समिति अपना रिपोर्ट सौंपता है और इसमें सुझाव के आधार पर वो क्या करता है, 2 सुझाव देता है और उन दोनों सुझाव को केंद्रीय मंत्रिमंडल में फरवरी 1919 में 2 विधेयक लाए गए इन्हीं के प्रस्ताव पर। और उस विधेयक में से एक विधेयक को विरोध के बावजूद, विरोध दोनों में भी जो विरोध किया गया वो दोनों विधेयक में किया गया, लेकिन एक विधेयक को वापस ले लिया, दूसरा विधेयक जो था वह उसको पास कर देगा, जो क्रांतिकारी और अराजकता अपराध अधिनियम था, जो जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया। तो ये ध्यान में रखिएगा, हो सकता है कभी यह भी प्रश्न दे दे कि क्रांतिकारी एवं अराजकता अपराध, क्रांतिकारी तो पास हो गया और इसको तहत क्या कर दिया, ये जो अवधि था इस रॉलेट एक्ट 3 वर्ष की अवधि के लिए रखा गया था। और ये जो रॉलेट एक्ट ही था, बिना वारंट की किसी को गिरफ्तार किया जा सकता, बिना पूछे किसी को भी बंद किया जा सकता, यानी कि इस तरह के कानून था। अगर समूह में चल रहे हो तो भी कर सकता है। तो इस तरह से इसलिए गांधी जी ने इसे काला कानून कहकर भी संबोधन किया था। तो यही कह रहा, रॉलेट एक्ट पारित किया गया था किस लिए, राष्ट्रवादियों और क्रांतिकारी क्रियाकलापों की गतिविधियों की कमी लाने के लिए, यानी कि उसी को जांच के लिए किया गया था। नेक्स्ट 138 में देखिए, और इसी रॉलेट एक्ट के बाद फिर क्या हुआ, सैफुद्दीन किचली और कौन, प्रफुल्ल पटेल को 10 अप्रैल को गिरफ्तार कर दिया 1919 ईस्वी में। फिर इन्हीं के विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित होते हैं, भीड़ जमा होता है, बैसाखी का भी पर्व होता है, फिर वो घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। 138 में देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह का मुख्य मांग की थी। देखिए मुख्य मांग क्या था, बारदोली सत्याग्रह क्यों हुआ था, वह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। यह आंदोलन खासकर बारदोली गुजरात में आता, और वहाँ पर क्या था कि कर को बढ़ा दिया गया था, लगभग 22 से 30% कर को बढ़ा दिया गया था। तो इसके लेकर विद्रोह किया गया था। फिर क्या होता है, इस विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने बहुत प्रयास किया और ये दबा नहीं, और अंततः फिर क्या हो गया, इस किसानों की मांगों को मांगना पड़ा। और फिर एक जो राजस्व अधिकारी थे मैक्सवेल और एक न्यायिक अधिकारी बूमफील्ड, दोनों के नेतृत्व में
जांच कर उस 22 से 23% से कर को घटाकर 6% कर दिया गया। और उसके बाद इस सत्याग्रह के आंदोलन में सफल होने के कारण वहाँ की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। तो जोतने वाली ज़मीन थी, क्या थी, मजदूरों की दरों में वृद्धि थी, नई बढ़ाई गई लगान कर की वापसी थी, किसानों का कृषि निविष्ट आर्थिक सहायता प्रदान। देखिए क्या है, तो वहाँ पर क्या था, जो कर था, नई बढ़ी हुई लगान कर की वापसी था, वही था यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 139 में देखिए, असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असहयोग आंदोलन है, ये आपको पता होगा कि असहयोग आंदोलन कब और किन परिस्थिति में स्टार्ट किया गया। असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया रॉलेट एक्ट आने के बाद में असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया। वह महात्मा गांधी के द्वारा वह अगस्त में विशेष अधिवेशन में प्रस्ताव को पास किया जाता है, जिसमें हम लोग को देखा सी आर दास पहले इसका विरोध करते हैं, फिर जो वार्षिक अधिवेशन होता है उसमें सहयोग करते हैं। तो ये था गांधी जी के द्वारा किया जाता है। यह आंदोलन देखिए पहला में कह रहा है कि कथन पर विचार करना। इस आंदोलन यानी यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफ़ी बड़ा प्रबल था। बिल्कुल सही बात है। यह कहना चाहिए कि यह जो आंदोलन असहयोग आंदोलन हुआ, कहा जाता है कि अगर यह आंदोलन में अहिंसात्मक घटनाएं नहीं होती तो यह आंदोलन इतना बड़ा रूप धारण कर लिया था कि हर एक राज्यों में यह क्या हो रहा था, लोग इसका विरोध कर रहे थे। जगह जगह पर ब्रिटिशर्स का जो अंग्रेजों था उसका विद्रोह किया जा रहा था। तो इस तरह से हर एक जगह लगभग 396 उस समय क्या हो गए थे, आंदोलन हो गया था जगह जगह पर भारत में। तो यह आंदोलन राजनीतिक आंदोलन काफ़ी बड़ा था। सही बात है। यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में बिल्कुल सही बात है। इस आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम दोनों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। खासकर इससे पहले जो खिलाफत आंदोलन हुआ तो उसमें गांधी जी एवं अन्य नेताओं ने उस खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था और उसका प्रभाव यहाँ भी देखने को मिला। इस 3 में देखिए, यह आंदोलन है राष्ट्रवादी, मध्य वर्ग और धर्म, सामंत, कृषक, असंतोष, श्रमिक वर्गों का मिश्रण था। देखिए इस आंदोलन में हम यह तो नहीं कह सकते हैं कि जो सभी लोग थे, यानी कि जिसमें राष्ट्रवाद है, राजनीतिक है, उन सभी लोगों का क्या था, समर्थन था। ये स्पष्ट यहाँ पर उचित नहीं है कहना कि हर वर्ग के लोगों का समर्थन मिला। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा, सिर्फ 1 और 2। सामंतवाद, कृषक असंतोष, श्रमिक वर्ग का मिश्रण था। सामंतवाद नहीं किए थे, इसमें जमींदार का भी नहीं मिला था। 140 में देखिए, महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। अब कह रहा महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के बारे में, तो सत्य और अहिंसा इसके 2 संगठक हैं। बिल्कुल सही बात है। अब बताइए इस सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले महात्मा गांधी ने कहाँ किया, याद करिए, उस ट्रांसवेल में। वह ट्रांसवेल की घटना कब है, वह घटना है 1906 ईस्वी का। वही ट्रांसवेल जहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा उस रह रहे वहाँ पर कमगाटिया मजदूर यानी भारतीयों के लिए जो पंजीकरण कानून लाया गया था, और उस पंजीकरण कानून का विरोध, क्योंकि पंजीकरण कानून में सभी अंगुलियों का छाप लेना था, उसके बाद जिसके पास नहीं रहेगा उसे जेल में बंद कर दिया जाएगा, इस तरह का कानून वहाँ लाया गया था साउथ अफ्रीका में। जब गांधी जी वहाँ रहते हैं, उसी के विरोध में वो आंदोलन करते हैं। वहीं पर आंदोलन करने के लिए उन्हें एक शब्द की ज़रूरत होती है, और उस शब्द के लिए वो सभा का आयोजन करते हैं, जिसमें उनके भतीजे जो क्या होते हैं, नाम देखिए क्या था, मंगल कर कुछ नाम था, मगन लाल गांधी थे उनके भतीजे, ये शब्द देते हैं। वो हालांकि सत्य जो देते हैं, सदाग्रह देते हैं, तो दा में द को हटाकर त कर देते हैं गांधी जी, सत्याग्रह, यानी कि सत्य के लिए आग्रह करना। यही था, सत्य के प्रति आग्रह करना। सत्याग्रह का मूल कार्य सत्य के प्रति आग्रह और सत्य के पकड़े रहना, इसके साथ में अहिंसा ना करना, यही था। सत्य अहिंसा के 2 महत्वपूर्ण घटक थे। बिल्कुल सही बात है। सत्याग्रह बुराई का प्रतिरोध करेंगे, परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे। यह सत्याग्रह जो हुआ था, इन्होंने कहा था कि सत्याग्रही बुराइयों का प्रतिरोध करेंगे, लेकिन बुरा करने वालों को नहीं करेंगे। ये बड़ी बात उन्होंने कहा था गांधी जी ने। फिर कहा सत्याग्रही यदि आवश्यक हो तो स्वयं और बुरा करने वालों को भी पीड़ा पहुंचाएंगे। देखिए ये बुरा करने वालों को पीड़ा पहुंचाने की बात नहीं कहते। उन्होंने कहा था विरोधी को कष्ट अथवा पीड़ा देकर नहीं, बल्कि स्वयं कष्ट उठाकर सत्य की रक्षा करना है, ये उन्होंने बात कहा था। तो ऑप्शन 1 और 2 कथन सही है और तीसरा सही नहीं है, ध्यान में रखिएगा। काफ़ी अच्छा है, जब कभी पढ़िएगा तो देखिएगा गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में रहते हैं तो किस तरह से वो नेतृत्व करते हैं। नेक्स्ट है, भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था। तो कह रहा भारत के लिए, देखिए डोमिनियन का अर्थ ही होता है औपनिवेशिक या उपनिवेश। जो उपनिवेश क्या होता है, उपनिवेश एक तरह से किसी राज्य के बाहरी उस राज्य की बस्ती होती है जहाँ पे क्या होते हैं, उस राज्य की जनता निवास करती है, उसी को उपनिवेश कहते हैं। तो वहाँ की जनता यानी कि वहाँ का जो कानून होगा वहाँ के अनुसार चलेगा, तो इस तरह से उपनिवेश है। तो पहला जो प्रयास किया गया था, इस चारों ऑप्शन को पढ़िए,
मॉर्ले मिंटो 1909 में, कुछ ऐसा प्रयास नहीं हुआ था। उसके बाद साइमन कमीशन 1907 ईस्वी में आया। क्या उससे पहले आया? हाँ, साइमन कमीशन किस लिए आया था? हमने देखा कि वह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की समीक्षा के लिए आया था, और दूसरा जो भारत में जो संवैधानिक ढांचा को लागू करने के लिए उसके पहल के लिए वो आया था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में। उससे पहले मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, याद करिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू सचिव रहता है और चेम्सफोर्ड वायसराय रहता है। पहला प्रयास यहाँ पे किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए किस तरह से प्रांतों में और केंद्रों में क्या क्या था, शासन का बंटवारा किया जाता है। प्रांतों में जिस तरह से कुछ उसके अधिकार को बढ़ाया जाता है, कुछ मनोनीत के साथ कुछ निर्वाचित करने की बात हो जाती है। इसमें दो विषयों को इसमें क्या क्या दिया जाता है, हस्तांतर किया जाता है, एक आरक्षित और एक हस्तांतरित। जो हस्तांतरित विषय था उसमें जो होते थे वो भारतीयों को दिया जा रहा था, जो मंत्री थे, जिसमें शिक्षा स्वास्थ्य से थे, और जो क्या था आरक्षित विषय था उसमें भू राजस्व, ये सभी संबंधी न्यायिक विभाग थे। तो इस तरह से था। तो पहला प्रयास मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को आप देखेंगे कि प्रांतीय और केंद्रीय स्तर पर जिस तरह से जो उसमें क्या क्या गया, उसके बात की गई वहाँ के जो अधिकारों को बांटने की, तो वो हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट 142 में देखिए, कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? याद करिए 1932 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए गोलमेज सम्मेलन आखिर में क्यों बनाया गया, क्यों इसको स्टार्ट किया गया था। देखिए, अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार पर क्या करना चाहती थी, चर्चा के लिए 1930 से 1932 में यह गोलमेज यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को आयोजन की। वही 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। पहला 1931 में, पहला 1930 ईस्वी में, और दूसरा 1931 में, और तीसरा 1932 में। तो 1932 से तो तीसरा हो जाएगा, जिसमें गांधी जी मात्र एक दूसरा में भाग लिए थे। चलिए 143 में देखते हैं। गांधी जी ने दांडी समुद्र पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? याद करिए, दांडी मार्च, यानी दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था? वह हुआ था जब गांधी जी ने क्या किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? वह हुआ था 1930 ईस्वी में। और उस सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो स्टार्ट रहता है वो दांडी मार्च से ही स्टार्ट होता है, जो 12 मार्च को निकलते हैं 78 सहयोगियों के साथ, और 6 अप्रैल को पहुंचते हैं। वही 6 अप्रैल को वह पहुंचकर दांडी, गुजरात का जो है, दांडी पहुंचकर वहाँ पर नमक उठाकर, और नमक पर जो टैक्स था, कर था, उसे वहाँ उल्लंघन करने का कार्य गांधी जी करते हैं। और जो लगभग कितना 385 किलोमीटर होता है, 231 मील, इस तरह से कर ये भी प्रश्न आता है। नेक्स्ट देखिएगा 144 में, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आप आशा करते हैं आप लोग परिचित ही होंगे। इंडिया डिवाइडेड यानी किस तरह से भारत का विभाजन हुआ, उसको लेकर उसमें जो उल्लेख किया गया वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं, उनके द्वारा इंडिया डिवाइडेड पुस्तक को लिखा गया। इसमें बताया गया कि भारत का बंटवारा कब, किस तरह से, किन परिस्थितियों में क्या क्या हुआ, उन सभी का उल्लेख है। 45 में देखिए, किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? वो मात्र एक बात व्यक्ति थे, बी आर अम्बेडकर। जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें हमने चर्चा किया कि इस गोलमेज सम्मेलन को सरकार क्यों आयोजित किया, अंग्रेजी सरकार, वह संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए इस पर आयोजित करती है, लेकिन खास यहाँ पर रिजल्ट नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट 146 में देखिए, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है, किससे संबंधित है वक्तव्य? नरेंद्र देव से, जयप्रकाश नारायण से, अच्युत पटवर्धन से, जवाहरलाल नेहरू से। तो यह जवाहरलाल नेहरू से वक्तव्य है। इन्होंने ही कहा था आज़ादी के वक्त में, जब भारत आज़ाद होने वाला था 15 अगस्त को, मैं एक समाजवादी हूँ, गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं। नेक्स्ट देखिएगा 147 में, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? याद करिए, गांधी जी क्या होते हैं? गांधी जी जाते हैं 1888 से 1889 से बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने इंग्लैंड जाते हैं। फिर 1889 से में भारत आते हैं, खासकर चलती नहीं है उनका कुछ। फिर वो क्या हो जाते हैं कि एक साउथ अफ्रीका के भारतीय व्यापारी जो होता है अब्दुल्ला का, वहाँ केस लड़ने के लिए कहाँ जाते हैं? फिर वहाँ साउथ अफ्रीका जाते हैं। फिर वहाँ पर फिर वहाँ की जो भारतीय जो मजदूर थे, भारतीय वहाँ रह रहे थे, उसकी स्थिति देखते हैं। फिर वो रहते हैं 1893 से 15, यानी आप घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? वही आ जाएगा आपको 21 वर्ष। तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 21 वर्ष हो जाएगा। 21 वर्ष उन्होंने रहा था। फिर 1915 ईस्वी को वो भारत आते हैं, और 9 जनवरी को आते हैं, इसलिए 9 जनवरी को प्रवारी दिवस के रूप में भी मनाया जाता था। ये भी ध्यान में साथ में रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, वह कहाँ था? वह था महाराष्ट्र के बेलगांव में था। यहीं पर किया गया था। मात्र एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा किया जाता है। प्रश्न पूछता है, अच्छा है। 149 में देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी रोजगोपालाचारी द वे आउट नामक पैम्पलेट जारी करते। देखिए वो जारी करते हैं, मुख्यतः जो जारी करने का पीछे जो रीजन रहता है, देखिए ऑप्शन में पढ़िए, ऑप्शन से भी निष्कर्ष निकलेगा। ब्रिटिश
भारत और भारतीय राज्यों के प्रतिनिधित्व को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद नहीं, ऐसा बात नहीं करते हैं। केंद्रीय सरकारी परिषद के द्वारा पुनर्गठन के लिए गवर्नर जनरल, कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त अन्य सदस्य, ये भी नहीं उनका बात रहता है। उनका बात रहता है केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडल में 1945 के अंत में चुनाव कराने जाएं और संविधान के निर्माण करने वाले न्यायिक व्यवस्था समस्या, ये भी नहीं। संवैधानिक गतिरोध का हल, यानी संवैधानिक गतिरोध का हल रहता है, जिसमें खासकर मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस होता है, इन दोनों के बीच में जो गतिरोध उत्पन्न हो रहा होता उसका इसमें उल्लेख किया हुआ रहता है, जिसमें आप जिन्ना और गांधी जी के साथ भी एक वार्ता होता है, लेकिन वो सफल नहीं होता। तो मुख्य रूप से ये होता है गांधी गतिरोध का हल रहता है, संवैधानिक गतिरोध का। 150 में देखिए, निम्नलिखित में से क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? जो क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में आपको पता होगा भारत आया, लेकिन फिर उसे वह रिटर्न जाना पड़ा, क्योंकि वह क्या भारत को पूर्ण स्वराज ना देकर वह डोमिनियन स्टेट देने की बात हुई थी। वही डोमिनियन औपनिवेशिक, यानी कि क्या होगा, जो वास्तविक सरकार, वास्तविक हेड क्या होगा, ब्रिटेन होगा। तो इस तरह की बात हुई। फिर उसके बाद क्या हो गया कि मनोनीत सदस्यों की इसमें बात होने लगी, तो निर्वाचित की नहीं बात हुई। तो इन सभी के कारणों के कारण वो क्या हो गया, क्रिप्स मिशन को लौटना पड़ा। वही क्रिप्स मिशन के जाने के बाद फिर भारत का तीसरा सफल और सबसे बड़ा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है। तो कह रहा है जो क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे, जो वहाँ आया था, जो वार्ताकार के रूप में जो वार्तालाप किए थे वो कौन थे? वो इधर से किए थे जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, वही किए थे कांग्रेस के आधिकारिक वार्ता कांग्रेस के साथ में ऑफिशियली रूप से जो दोनों के बीच में मीटिंग हुआ था। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देखा और शेष प्रश्नों को हम लोग अगले अध्याय में देख लेंगे। तब तक हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। आपको ये क्लास कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें।